अध्याय 991 दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। कुछ समय पहले एडेन कक्षा से भाग गया था और क्विन की बीस्ट क्लास को दूसरे छात्रों के नियंत्रण में छोड़ गया था। ऐसा करने की उसकी वजह एक फ़ोन कॉल थी जिसमें उसे बताया गया था कि शिक्षक हार्डी आखिरकार वापस आ गए हैं और बीस्ट क्लास की पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। ये सोचकर कि कक्षा में पढ़ाने के उसके दिन अब पूरे हो गए हैं, वह खुद हार्डी को ढूंढने के लिए दौड़ा। तभी क्विन आखिरकार अपने छात्रों को उनकी वर्तमान स्थिति में देखने के लिए वापस आ गया था। वीनस ने जैसा कहा था वैसा ही किया और शिरो को डॉक्टर के पास ले जाने लगी। हालांकि अभी भी आधा पाठ बाकी था। क्विन जानती थी कि घटनाएं रुकने वाली नहीं थीं और एक समस्याग्रस्त छात्र से निपटने से छात्रों के बीच होने वाली अनबन नहीं रुकेगी। तो उन्होंने तय किया कि ये सभी बच्चे दूसरे जानवर वर्गों के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने कितनी प्रगति की है, क्विन ने सोचा। मुझे माफ़ करना, मैं कुछ देर के लिए बाहर था। मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे, क्विन ने कहा। मैंने आने वाले 20 क्लास इवेंट के बारे में सुना है। अगर आप लोग कर सकें तो बेझिझक मुझे बताएं कि आपने पिछले कुछ दिनों में क्या सीखा है। विचार ये था कि छात्रों को जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें नीचे बुलाया जाए और पूछा जाए कि वे इस समय कहाँ हैं। कमरे का माहौल बहुत भारी था और क्विन के भाषणों से यह ठीक नहीं होने वाला था। अंततः छात्रों ने अपने हथियार उठा लिए और उन्हें सक्रिय करने का प्रयास किया, जबकि अन्य ने हार मान ली थी और केवल हथियारों के साथ कौशल सुधारने का अभ्यास कर रहे थे। घूमते घूमते क्विन उन लोगों के पास गया जिन्हें जानवर के हथियार को सक्रिय करने की आदत थी और उन्हें कुछ और सुझाव देने का फैसला किया। पहले जब क्विन ने पहली बार किसी जानवर के हथियार को छुआ था तो उसकी प्रणाली ने उसे सक्रिय कर दिया था, लेकिन क्यूई सीखने से उसे इस प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। क्यूई के दूसरे चरण के साथ क्विन उन लोगों को महसूस कर सकता था जो जानवरों के हथियारों का उपयोग करने के लिए ऊर्जा को बुलाने में सक्षम थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से वहां नहीं था। वह उनकी मदद करने का एक तरीका जानता था, लेकिन वह सावधान था। क्विन इस बात से सावधान था कि कहीं गलती से छात्रों को छू न ले। शायद अब ये कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं न सिर्फ क्यूई ऊर्जा को बल्कि अपनी लाल आभा को भी नियंत्रित कर सकता हूँ, शायद, क्विन ने सोचा जैसे ही वह एक छात्र के पास गया जो अपना हथियार सक्रिय करने ही वाला था और उसकी आंखें बंद थीं। क्विन ने अपनी एक उंगली कंधे के पीछे रखी, आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को महसूस कर सका। तुरंत ऐसा लगा जैसे लाल ऊर्जा वही करने की कोशिश कर रही थी जो वह सबसे अच्छी तरह से करती है, मानव की ऊर्जा में प्रवेश करके उसे अपने वश में कर रही थी। लेकिन क्विन ने उसे नियंत्रित करने का अभ्यास किया था और अपने नए रक्त नियंत्रण आंकड़ों के साथ वह उसे दूर हटाने में सक्षम था। अंततः उसे बदल दिया और अपनी सामान्य क्यूई का एक छोटा सा अंश एक छात्र में डाल दिया। क्या तुम उस गर्म ऊर्जा को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है? वह ऊर्जा मेरी है। मैं कह सकता हूं कि तुम्हें पहले से ही अपने लिए एक एहसास हो रहा है। तुम्हें उस ऊर्जा का अनुसरण करना होगा और तुम हथियार को सक्रिय कर पाओगे, क्विन ने समझाया। कुछ सेकंड बाद छात्र ने उस राक्षसी हथियार को सक्रिय कर दिया और उसकी शक्ति को अपने शरीर में महसूस किया। छात्र को ज्यादा देर तक छूना न चाहते हुए उसने उसे छोड़ दिया, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। मैंने कर दिखाया, छात्र चिल्लाया। आखिरकार मैंने जानवर वाला हथियार सक्रिय कर ही दिया। हर कोई उस छात्र को खुशी से चिल्लाते हुए और उसके पीछे शिक्षक हार्डी को देख सकता था। उनमें से कितने ही छात्रों ने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया था और हार्डी के लौटने के एक पाठ के बाद एक छात्र अपने राक्षसी हथियार को सक्रिय करने में सफल रहा। क्या वह कोई चमत्कार करने वाला है? शायद वह मेरी भी मदद कर सके। अरे यार, मुझे पहले तो एडेन पसंद आया था, लेकिन वह तो बेवकूफ़ निकला, एक अन्य छात्र ने टिप्पणी की। जल्द ही सभी छात्र क्विन को फ़ोन करके उनसे मदद मांगने लगे, लेकिन वहाँ 100 से अधिक छात्र थे और उनमें से कुछ इस छात्र के स्तर तक नहीं पहुँच पाए थे। अगर वे सब अपने आत्मिक हथियारों को सक्रिय करना सीख भी लें तो भी वे समय पर लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे कुछ और करना होगा, क्विन सोचने लगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो थोड़ा खतरनाक था? विंसेंट ने पूछा। उस लड़के को छूकर तुम उसे सबके सामने यहाँ ला सकते थे। मुझे पता है, इसीलिए मैंने उसे सिर्फ हथियार सक्रिय करने में मदद की और किसी और चीज़ में नहीं। शायद अगर मैं लड़के की क्यूई को हिलाता तो लाल आभा ज़्यादा व्यापक रूप से काम करती, लेकिन मैं हर दिन रक्त और क्यूई ऊर्जा पर नियंत्रण का अभ्यास करता रहा हूँ। लगता है रक्त नियंत्रण के आंकड़े बेहतर होने के बाद अब मैं इसे काफ़ी अच्छी तरह नियंत्रित कर सकता हूँ, क्विन ने जवाब दिया। चारों ओर घूमते हुए क्विन ने उन छात्रों की मदद की जो पहले से ही अपने हथियार को सक्रिय करने के करीब थे, लेकिन बस कुछ और के बाद कक्षा समाप्त हो गई और उनके पास कार्यक्रम शुरू होने तक कुल 3 दिन ही बचे थे। अपनी कक्षा में बैठे बैठे क्विन सोचने लगा कि सबसे अच्छा क्या होगा। इसी दौरान उसका एक छात्र उससे मिलने आया। मैं उसे यहाँ इसलिए लाई क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है, हेली ने शिरो को आगे धकेलते हुए कहा।
उसने कुछ सेकंड के लिए हार्डी को देखा और सोचा कि क्या उसे इस बारे में आगाह कर देना चाहिए कि दूसरे शिक्षक कुछ योजना बना रहे हैं। नहीं, इसमें दखल देने का मेरा काम नहीं है। वे जनरल बेवकूफ़ नहीं हैं। वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे छात्रों को ठेस पहुंचे। हेली ने सोचा और चली गई। शिरो, तुम भी जाने के लिए आज़ाद हो, जानते हो। तुम्हें मुझे रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। स्विन और वीनस पहले ही बता चुके हैं कि क्या हुआ था, क्विन ने कहा। हालांकि शिरो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ा। हालांकि शिरो और क्विन कई मायनों में एक जैसे थे, लेकिन शिरो में क्विन जैसा आत्मविश्वास नहीं था। शायद क्विन भी वैसा ही होता अगर उसे कभी सिस्टम नहीं मिला होता। बस हर बार हारने पर वह और ज़्यादा निराश होता जाता और खुद को असहाय महसूस करता। अपनी सीट से उठकर वह शिरो की ओर चलने लगा। तुम्हें पता है, जब मैं मिलिट्री स्कूल में था तो मैं भी जानवरों वाली क्लास में शामिल हो गया था, और हालांकि तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, मुझे लगता है कि मेरी हालत तुमसे भी ज़्यादा खराब थी। मेरे पेट में चाकू भोंपा गया था। बाकी छात्रों ने इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से उस समय मेरे शिक्षक को कुछ और ही पता था। सचमुच चाकू मारा था, शिरो ने दर्द की कल्पना करते हुए सोचा। तुम उससे कैसे बच गए? अब आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं आपसे ज़्यादा उम्र में बड़ा नहीं हूं। मैं बस थोड़ा बूढ़ा दिखता हूं। स्कूल के दिनों में मेरा जो डॉक्टर था वही अब आपके पास भी है। शिरो को क्विन के बारे में जितना ज़्यादा पता चला उसे उतना ही यकीन नहीं हुआ। बेशक, जब उसे पता चला कि हार्डी असल में शापित गुट का नेता है, तो शिरो ने उस पर शोध करना शुरू कर दिया। एक ऐसा छात्र जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, इतने कम समय में शीर्ष पर पहुंच गया। यह एक ऐसी कहानी थी जो सिर्फ परियों की कहानियों में ही पढ़ी जाती है। ये बिल्कुल असंभव लग रहा था। गुरुजी, कृपया मुझे छाया सिखाएं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपका ऋणी रहूंगा और शापित गुट में शामिल हो जाऊंगा। मैं बस अभी से बेहतर जीवन जीना चाहता हूं, जहां मुझे किसी और के मुझ पर हमला करने की चिंता न करनी पड़े। क्विन निराशा को समझ सकता था, लेकिन शिरो, जो अब एक छात्र है, को छाया सिखाना उसके लिए और भी मुसीबतें खड़ी कर सकता था। शायद वह उसे ये तब सिखा पाता जब वह सचमुच शापित गुट में शामिल हो जाता और शापित जहाज पर सवार हो जाता। क्विन को पता था कि ऐसे भूखे लोग हैं जो अपने लिए ये शक्ति पाना चाहते हैं। मैं तुम्हें परछाई तो नहीं सिखा सकता, क्विन ने कहा, लेकिन शायद मैं तुम्हें कुछ और सिखा सकता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह क्विन के ब्रेक के दौरान उसने सभी छात्रों की मदद करने का एक तरीका निकाला। न सिर्फ सबसे अच्छे हथियार को चलाना सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जिस हथियार का वे इस्तेमाल कर रहे थे उससे बेहतर तरीके से कैसे लड़ें। बिल्कुल, आप कर सकते हैं, ऑस्कर ने कहा। आपको इस तरह की चीज़ों से कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन छात्रों को मजबूत बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अनुरोध के साथ अब जानवरों की कक्षा फिर से शुरू होने का समय आ गया था। कक्षा की ओर जा रहे छात्र अपने शिक्षक के वापस आने से सामान्य से ज़्यादा उत्साहित थे, और उनमें से कुछ ने सोचा कि हार्डी उन सभी को अपने हथियार चलाना सिखाने में मदद कर सकता है। हालांकि गलियारों में 20 क्लासेस के इस बड़े आयोजन के बारे में डिजिटल पोस्टर और विज्ञापन बिखरे पड़े थे। वे किसी को भी देखने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। इससे उन्हें याद दिलाया जा रहा था कि अगर वे अपने हथियार चलाना भी सीख गए तो भी यह उनके जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अरे, क्या आपको लगता है कि अगर हम हार्डी से अच्छे से पूछेंगे तो वह हमें पहले सिखाएगा? स्विन ने पूछा। हालांकि यहाँ बहुत सारे छात्र हैं। कल वह कुछ ही लोगों को पढ़ा पाया था। अगर आज हमें पूरी क्लास भी मिले तो भी मुझे नहीं लगता कि वह सबको देख पाएगा। वीनस ने जवाब दिया। जब वे दोनों आगे बढ़े तो दरवाज़ा खुल गया। सभी छात्र जो कुछ देख रहे थे उसे देखकर दंग रह गए। वे अभी भी बाहर खड़े थे और अंदर नहीं गए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शर्माओ मत, अंदर आ जाओ, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ हर कोई तुम्हारा शिक्षक होगा और तुम्हें हथियार चलाना सिखाएगा, क्विन ने शापित गुट के लोगों के सामने खड़े होकर समझाया। क्विन ने शापित गुट के उन लोगों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया था जो पशु हथियारों का उपयोग करने में कुशल थे, और वे छात्रों को एक एक करके उनका उपयोग करने का सर्वोत्तम तरीका सिखाएंगे। ये सभी उच्च पदस्थ गुट के सदस्य हैं, डेजी से लेकर ब्लैक रिंग्स तक, और यहाँ तक कि शापित गुट के सदस्य भी। क्विन ने वेविल की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके हाथ में 2 खंजर थे। अब चलो शुरू करते हैं, है ना? वीनस ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक होगा। आज कक्षा पहले से कहीं ज़्यादा व्यस्त थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि आज के पाठ में 2 गुने लोग मौजूद थे। अपने छात्रों की मदद करने के लिए जी जान से कोशिश करते हुए क्विन ने एक उपाय निकाला। इतने कम समय में सभी छात्रों को एक एक करके व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना उसके लिए असंभव था। बड़े समूह को पढ़ाते समय यह अक्सर एक समस्या होती थी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से और अलग अलग गति से सीखते थे।
उन्हें ये तय करना होता था कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और उन लोगों को भूल जाना चाहिए जो समझ नहीं पा रहे थे, या फिर प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता तो वह अपनी सारी मेहनत के खिलाफ जाता। इसके बजाय क्विन ने इस बार सैम से एक मदद मांगी कि वह शापित गुट के सबसे अच्छे पशु हथियार इस्तेमाल करने वालों को भेज दे। हैरानी की बात है, या यूं कहें कि इस समय कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सैम ने क्विन की उम्मीद से कहीं आगे बढ़कर काम किया था। शापित जहाज पर सिर्फ शापित गुट के सदस्य ही नहीं थे, बल्कि और भी लोग थे। एक संदेश भेजा गया था कि उनका नेता शापित समूह के अंतर्गत आने वाले सभी गुटों में से सर्वश्रेष्ठ पशु हथियार उपयोगकर्ताओं की तलाश कर रहा है। यही उनका जवाब था, और हर छात्र के लिए पर्याप्त से ज्यादा शिक्षक थे। पढ़ाने के मामले में वे बहुमुखी थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे छात्रों को उनके उन हथियारों के बारे में सिखा सकते थे जिनके बारे में क्विन को कुछ भी पता नहीं था। सब ठीक चल रहा है। कुछ तो जानवरों के हथियारों को सक्रिय करने का तरीका मुझसे भी बेहतर समझाते हैं, क्विन ने सोचा। ये तो तय है, जो एक व्यक्ति के लिए कारगर हो वह दूसरे के लिए कारगर नहीं भी हो सकता। आप जितने लोगों को लेकर आए हैं, हर अनुभवी व्यक्ति अपना ज्ञान साझा कर सकता है। मुझे बहुत आश्चर्य है कि आपने खुद ही यह योजना बनाई, विंसेंट ने जवाब दिया। क्विन काफी प्रसन्न थे। उन्हें यकीन नहीं था कि यह पर्याप्त है, लेकिन कम से कम छात्रों को अच्छा समय मिलता दिख रहा था। कमरे के कोने में क्विन शिरो के पास गया, जो अपने हाथों में द्वंद्वयुद्ध के लिए ब्लेड लिए वहां इंतजार कर रहा था। ठीक है, क्या हमें वही जारी रखना चाहिए जो मैं तुम्हें पहले सिखा रहा था, क्विन ने कहा। दिन खत्म हो चुका था और जानवरों के हथियार वर्ग का आयोजन शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे। कुछ आयोजन पहले ही हो चुके थे जिन्हें दूसरे लोग देख सकते थे, और घरों को अंक दिए जा चुके थे। अब छात्रों को इस बात का सामान्य विचार हो गया था कि घटनाएं किस प्रकार घटित होंगी। हालांकि शापित गुट की मदद के लिए आए 150 लोगों को छिपाना लगभग नामुमकिन था। शिकायतें शुरू हो गई थीं, जिनमें से एक एडन भी था। उसने कक्षा पर नजर रखी थी और सुना था कि जनरल हार्डी ने क्या किया था। यह अन्याय है, एडन ने शिकायत की। मेरे छात्रों को दूसरों से पेशेवर मदद और व्यक्तिगत ट्यूशन नहीं मिला है। ये स्पष्ट है कि जनरल हार्डी प्रतियोगिता से पहले अपने छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको इस बारे में सर्वोच्च कमांडर से बात करनी होगी। जनरल साच अपने कार्यालय में आराम कर रहे थे। वे मुंह में टूथपिक लेकर अपनी फटी हुई जीभ को संभालने की कोशिश कर रहे थे, और जल्द ही टूथपिक 2 टुकड़ों में टूट गई। ऑस्कर कुछ नहीं करेगा, लगता है उसे पहले ही इजाजत मिल गई है। ऑस्कर ने दावा किया कि हम भी अपने छात्रों की मदद के लिए कभी भी ऐसा कर सकते थे, और उसे लगा कि यह वाकई एक अच्छा विचार है। याद रखिए, हम एक दूसरे से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह आयोजन सिर्फ छात्रों के उत्साह को बढ़ाने के लिए है। क्या आपको सचमुच अपने छात्रों के नुकसान की इतनी चिंता है? सच ने पूछा। कौशल सीखने में सालों लग जाते हैं। वे कुछ ही दिनों में ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। मुझे ज्यादातर लोगों से बेहतर पता है। जो कुछ हो रहा था उससे सिर्फ वे ही नाराज नहीं थे, बल्कि दूसरी कक्षाओं के छात्रों को भी लगा कि यह अन्याय है। उनकी सारी शिकायतें एडन के कानों तक पहुंच चुकी थीं। गुरुजी, क्या आप हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? सेना से कुछ ताकतवर लोगों को बुला सकते हैं। हाँ, क्या आप कोई सम्मानित सार्जेंट नहीं हैं, जैसा कि आप हमें बताते रहते हैं? आपको कुछ लोगों को जानना चाहिए, है ना? हालांकि लोगों को बुलाना जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि गुटों के लोग, सेना में काम करने वाले लोग भी, सभी के पास महत्वपूर्ण काम थे। एडेन बस यही सोच पा रहा था कि अर्थबॉन्ड समूह से जुड़े किसी गुट से कुछ लोगों को काम पर रखा जाए। हालांकि हर छात्र के लिए एक निजी ट्यूटर रखने में बहुत पैसा खर्च होता और यह पूरी तरह से बेकार होता। वह सोच भी नहीं सकता था कि हेड जनरल हार्डी उन लोगों को कितना वेतन दे रहे होंगे जो 2 दिन शिकार पर जाने से चूक गए थे। शायद गुटों से कुछ F और D रैंक के यात्री ही होंगे। उसने सोचा। किसी भी बात की चिंता मत करो, अदन ने कहा। उन्हें ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वे बहुत बुरे हैं। तुम लोग इसे आसानी से जीत जाओगे। तुम जेन और बाकियों से भी पूछ सकते हो। उन्होंने देखा है कि वे कैसे थे। जेन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। टीचर अदन को उसके किए के बारे में कभी पता ही नहीं चला। क्विन ने इसकी रिपोर्ट करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह और शिरो अपना बदला लेने की योजना बना रहे थे। कार्यक्रम से पहले का आखिरी दिन था और क्विन देख सकती थी कि सभी ने बहुत तेजी से सुधार किया था। एक निजी ट्यूटर होना एक शॉर्टकट की तरह था, ये सुनिश्चित करना कि छात्र वही गलतियां न दोहराएं जो वे बचपन में करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सभी अनुभवी लड़ाके थे जो उन्हें लड़ने के बुनियादी तरीके सिखा रहे थे। क्या आप निश्चित हैं कि आपने मुझे जो सिखाया है वह मेरे लिए एक क्षमता उपयोगकर्ता को हराने के लिए पर्याप्त है, और साथ ही शीर्ष लोगों के लिए भी? शिरो ने पूछा। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो रही थी क्योंकि आयोजन के दिन करीब आ रहे थे। जाहिर है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जीतोगे, क्विन ने जवाब दिया।
लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और क्षमता होती तो भी यही बात लागू होती। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक मजबूत क्षमता है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर हो, लेकिन मैंने तुम्हें जो सिखाया है वह किसी भी बेहतरीन क्षमता वाले उपयोगकर्ता से मुकाबला कर सकता है। तुम अपनी छाप छोड़ना चाहते हो और सबको गलत साबित करना चाहते हो, है ना? तो फिर बिना किसी क्षमता वाले उन उच्च रैंकिंग वाले क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं में से किसी एक को हराने से बेहतर और क्या हो सकता है? क्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए हम पूरे स्कूल को दिखा दें कि बिना योग्यता वाले लोगों को नीची नज़र से देखना गलत है। प्रशिक्षण का आखिरी दिन पूरा होने पर क्विन ने सभी छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। आखिरकार वे छात्रों को हमेशा पढ़ाते तो नहीं रह सकते थे, लेकिन यह एक शानदार शुरुआत थी। आज उन्होंने जो टिप्स सीखे वे उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और अब एक भी छात्र ऐसा नहीं था जो जानवरों वाला हथियार चलाना न जानता हो। जब सभी छात्र चले गए तो क्विन भी अपने गुट के सभी लोगों को धन्यवाद देना नहीं भूला। क्विन ने कहा, आप सभी ने जब भी मुझसे मदद मांगी है मेरी मदद की है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये सोचें कि मैंने आप में से किसी का भी उपकार किए बिना ये सब किया है। अगर भविष्य में आप में से किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़े तो कृपया बेझिझक पूछें। अगर मुझे समस्या का कारण ही नहीं पता तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। जो लोग क्विन को अच्छी तरह नहीं जानते थे और दूसरे गुटों से थे, वे उसका ज़्यादा सम्मान करने लगे थे, सिर्फ उसकी कही बातों की वजह से नहीं बल्कि उसके किए गए कामों की वजह से भी। उनमें से कुछ को लगा कि उन्हें एक मजबूत राक्षसी स्तर के जानवर से लड़ने का काम सौंपा गया है। सैम तो उन्हें क्रेडिट और जानवर क्रिस्टल देकर मुआवजा देने को भी राजी हो गया था, मानो वे ऐसा कर रहे हों। जब उन्हें पता चला कि वे असल में क्या कर रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन सा नेता या व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने के लिए समय निकालेगा। क्विन दुनिया के शिखर पर थे और वे यहाँ छात्रों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहे थे। इस बात ने उन्हें उन नेताओं से कहीं ज्यादा प्रभावित किया जो बस दूसरों को अपना हुक्म चलाने का आदेश देते थे। लौटते समय क्विन को एक अनुरोध मिला था और उसे कल के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। उसे अपने 5 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को चुनना था और फिर एक एक करके वे तीनों के बीच त्रिकोणीय द्वंद्व युद्ध में भिड़ना था। ग्रेलिश परिवार के राक्षस वर्ग और अर्थबॉर्न समूह के खिलाफ लड़ना था। बगल में रेफरी तैनात होते थे जो बेहतरीन पोशाक पहने होते थे और तेज गति से खेलने में सक्षम होते थे। उन्हें छात्रों को होने वाली किसी भी गंभीर चोट को रोकना होता था। अगर कोई रेफरी मैच रोक देता था तो वे विजेता की घोषणा करते थे और मैच रोकने का कारण भी बताते थे। सिर पर वार करने की अनुमति नहीं थी। 5 लोग, यह मुझे उन द्वंद्वयुद्धों की याद दिलाता है जो मैंने सत्ता की कुर्सी मिलने पर किए थे। कल का दिन बहुत रोमांचक होने वाला है, क्विन ने सोचा। अंततः वह दिन आ गया जब जानवरों के हथियार वर्ग का आयोजन शुरू होने वाला था। सभी स्कूल भवन बीच में बने एक बड़े हरे मैदान के चारों ओर थे। यहीं पर छात्रों ने अपना उद्घाटन समारोह आयोजित किया था और यहीं पर उन्होंने पहली बार अपने हेड जनरलों से मुलाकात की थी। पिछली बार एक अस्थायी मंच बनाया गया था। पहले भी ऐसी चीज़ें जल्दी जल्दी बनाई जाती थीं, लेकिन क्षमतावान लोगों की संख्या और भी ज़्यादा होती थी। आज जब छात्र उठे और अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें एक विशाल, लगभग कोलिजियम जैसा दिखने वाला स्टेडियम दिखाई दिया। ये निश्चित रूप से एक दिन पहले वहां नहीं था, लेकिन छात्रों को पता था कि आज यह वहां क्यों था। क्योंकि जानवरों के हथियारों की कक्षा में बाकी सभी को दिखाने के लिए एक कार्यक्रम होने वाला था। सभी छात्रों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। यह अनिवार्य था, हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इस कार्यक्रम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, जैसे कि तत्व वर्ग के लोग जो शायद ही कभी जानवरों के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। फिर भी ये देखने लायक तमाशा होता था और घटनाएं हमेशा मनोरंजक होती थीं। सुबह सुबह स्टेडियम की सीटें तेजी से भरने लगीं। हर सेक्शन में कुछ खास क्लासेस थीं और उनके होमरूम टीचर उनका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद थे। हार्डी की होमरूम क्लास में मौजूद सभी लोग बीस्ट वेपन्स क्लास का हिस्सा नहीं थे और आज उनका नेतृत्व हेली कर रही थीं। जिन शिक्षकों के पास होमरूम कक्षा नहीं थी या जो उच्च पद पर थे, उन्हें बाद में आने के लिए कहा गया था और वे स्टेडियम की सीटों पर नहीं बैठेंगे, बल्कि मैदान के भूतल पर एक विशेष क्षेत्र में बैठेंगे। यहाँ वे मजबूत शीशे के पीछे सभी लड़ाइयों को करीब से और व्यक्तिगत रूप से देख सकते थे। ये शीशे की स्क्रीन और क्षेत्र पूरे स्टेडियम के चारों ओर फैला हुआ था, जिससे कोई भी अपनी इच्छानुसार किसी भी कोण से दृश्य देख सकता था। अरे, आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैंने इस स्कूल के कुछ शिक्षकों पर नज़र रखी, लेकिन उनमें से कुछ को मैंने पहले कभी नहीं देखा, फैक्स ने कहा, जो उस समय विशेष शीशे वाले क्षेत्र में था और दूसरों से मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वह पीटर और हेलेन के साथ चल पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी शिक्षक वहाँ नहीं हैं। उन्होंने कुछ उच्च सैन्य अधिकारियों को भी बुलाया है जो स्कूल का हिस्सा नहीं है, और ऐसा लगता है कि कुछ छोटे गुट के नेता भी वहाँ मौजूद हैं, हेलेन ने बताया। उनकी परवाह किसे है, हम तो बस क्विन की क्लास का प्रदर्शन देखने आए हैं, पीटर ने कहा।
अरे, चूंकि आप एक शिक्षक के सहायक हैं, तो क्या आपको अपने होमरूम क्लास के साथ स्टेडियम में नहीं रहना चाहिए? फैक्स ने पूछा। पीटर ने अपने कंधे उचकाए। शिक्षक ने कभी मेरी मदद नहीं मांगी, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्षण के लिए फैक्स को पीटर के छात्रों पर दया आ गई। जहां वे थे, वहां से कुछ ही दूरी पर अर्थबॉर्न समूह के प्रमुख जनरल सामंथा, इन्नू और सच भी मौजूद थे। क्या आपके पास कोई विचार है कि आप जनरल हार्डी के साथ कब कुछ करने की योजना बना रहे हैं? इनू ने पूछा। हर बार जब उसे दूसरों के सामने हुए अपमान की याद आती तो उसके शरीर में अभी भी गुस्सा महसूस होता था। धैर्य रखो, सच ने कहा। हम यूं ही उसके पीछे नहीं पड़ सकते। याद रखो, हम सबका साथ मिलकर काम करना है और इससे एकता नहीं बढ़ेगी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे ज़रूर लूंगा। ये सब सुनकर सामंथा बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि बाकी दोनों अभी भी कुछ योजना बना रहे थे। बेशक, उनके साथ जो हुआ वह अपमानजनक और शर्मनाक था। शायद उसे हार्डी से सिर्फ इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसे अपमानित नहीं किया गया था, और वह सोचने लगी थी कि हार्डी ने अब तक जो कुछ भी किया है, उसे देखते हुए उसे डर था कि वह मजबूत भी होगा। अब अखाड़े के अंदर जब सभी छात्र और मेहमान आ चुके थे, ऑस्कर आज क्या होने वाला है इस पर भाषण दे रहा था। साथ ही वह अपने श्रोताओं का भी हालचाल पूछ रहा था कि छात्र कैसा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को जानवरों के हथियारों का महत्व न पता हो, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि यह आपकी सोच बदल देगा। आखिरकार, याद रखना, ऑस्कर ने अपनी पीठ से दानव स्तर की बर्फ की तलवार निकालते हुए कहा। इन जानवरों के हथियारों की वजह से ही हम ताकत में डालकी से मुकाबला कर पाते हैं। ऑस्कर को अपना दानव स्तर का हथियार निकालते देखकर छात्र दंग रह गए, मानो वे किसी विशाल खजाने को देख रहे हों। हालांकि कुछ छात्रों को जानवरों के हथियारों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दानव स्तर का जानवर स्तर का हथियार एक ऐसी चीज थी जिसका हर कोई सम्मान कर सकता था, क्योंकि इससे ऑस्कर की ताकत भी काफी बढ़ जाती थी, भले ही वह एक तत्व प्रयोक्ता था। अब मैं तुम्हें जानवरों के हथियार कक्षाओं के 3 शिक्षकों से मिलवाता हूँ, ऑस्कर चिल्लाया। अखाड़े में सबसे पहले एडेन आया और उसके पीछे उसके पशु हथियार चलाने वालों का समूह था। वे अखाड़े से बाहर आ गए थे। जमीन में एक छेद दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए वह और उसके शिष्य थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक छोटा सा शो करने का फैसला किया। कई तलवारबाज अपने शरीर को एक साथ घुमा रहे थे। क्षमतावान लोग अपनी शक्तियों को ऊपर फेंककर ढेर सारे अलग अलग रंग दिखा रहे थे, और छात्र मिलकर अपने हथियारों का इस्तेमाल और भी ज्यादा कर रहे थे। यह एक बहुत ही शानदार शो था, और जब प्रदर्शन समाप्त हुआ तो वहां मौजूद सभी छात्रों ने प्रदर्शन की सराहना करते हुए तालियां बजाईं। अगली प्रस्तुति ग्रेलिश हाउस की शिक्षिका आईएसएल की है, ऑस्कर ने घोषणा की, और एक बार फिर एक महिला शिक्षिका जिसने फिशनेट स्टॉकिंग्स पहन रखी थीं और बाल छोटे करवाए थे, अपने छात्रों के साथ मंच पर आईं। ग्रेलाश परिवार आखिर कैसे जानवरों जैसी शिक्षा दे रहा है? फैक्स ने सवाल किया। याद रखना, ये सिर्फ घर हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्रेलिश घर के सभी छात्र ग्रेलिश परिवार का हिस्सा हैं, हेलेन ने समझाया। ग्रेलिश परिवार भी बड़ा है, बिल्कुल शापित गुट की तरह। समय के साथ उन्होंने अपने अधीन काम करने के लिए कई मजबूत गुटों को अपने में समाहित कर लिया है, ठीक वैसे ही जैसे शापित गुटों के पास डेजी गुट है। तो जाहिर है उनके अधीन हथियार उपयोगकर्ता होंगे। ग्रेलिश हाउस ने बाकियों की तरह कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि वे सब बिल्कुल सही लाइन में खड़े थे, अपनी जगह से हिले तक नहीं। हालांकि छात्र समय समय पर सेना के तौर पर इसका अभ्यास करते थे, फिर भी बाकी लोग भाप गए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था मानो छात्र कुछ भी करने से डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। अंत में मंच पर आ रहा है शापित घराने के प्रमुख जनरल द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला वर्ग। हार्डी, लास्टी, क्विन और उनके छात्र का पालन पोषण तो हुआ, लेकिन बाकी 2 सदनों के उलट उनके छात्र ज्यादा सामान्य लग रहे थे। उनका कोई खास शो नहीं था, बस मंच पर उन्हें देख रहे सभी लोगों को देखकर वे घबरा रहे थे। हर घर से 3 रेफरी आगे बढ़े। क्विन की तरफ सार्जेंट फे थे, जिनमें गति की क्षमता थी, और 2 अन्य रेफरी उन घरों से थे जिन्हें क्विन ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके तुरंत बाद क्विन को वह क्षेत्र छोड़ना था, और वह अन्य सभी छात्रों को अन्य शिक्षकों के साथ कक्षा के अवलोकन क्षेत्र में ले जाना था, जबकि जो छात्र भाग ले रहे थे उन्हें मंच पर ही रहना था। शुभकामनाएं दोस्तों, जो कुछ भी सबने तुम्हें सिखाया है उसे याद रखो, वे देख रहे होंगे, क्विन ने चलते हुए कहा। क्विन द्वारा चुने गए 5 छात्रों में वीनस, स्विन, किम और वह छात्र शामिल थे जिसे उसने सबसे पहले अपने राक्षसी हथियार रूक को सक्रिय करना सिखाया था। आखिरी छात्र जिसका चयन हुआ था वह था शिरो। 5 छात्र केंद्र की ओर चले और सभी 15 छात्र अब एक दूसरे को आंखों से आंखें मिलाकर देख सकते थे। अब आप में से प्रत्येक की घड़ी पर एक नंबर प्रदर्शित होगा, ऑस्कर ने समझाया। शिरो ने 1 सेकंड के लिए घड़ी की ओर देखा और उसे नंबर 5 दिखाई दिया। जब तुम लड़ नहीं रहे हो तो तुम्हें अपने शिक्षक के साथ देखने के क्षेत्र में इंतजार करना है। जब तुम्हारा नंबर आएगा तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
उसी नंबर वाले सभी छात्र अखाड़े में प्रवेश करेंगे और तुरंत द्वंद्व शुरू हो जाएगा। इसलिए अपना नंबर अच्छी तरह याद रखना, ऑस्कर ने कहा। जैसे ही शिरो जाने वाला था, उसने देखा कि जेन गर्व से अपनी घड़ी दिखा रहा था जिस पर 5 नंबर लिखा था। लगता है किस्मत चाहती थी कि हम दोनों फिर से लड़ें, शिरो ने सोचा। इस बार मैं नहीं हारूंगा। जो छात्र लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे थे वे अपने शिक्षक के पास वापस चले गए और कांच के पर्दे के पीछे मैच देख रहे थे। क्विन भी बाकी छात्रों के साथ होता, लेकिन उसका फर्ज था कि वह छात्रों का ध्यान रखे और उनके साथ मैच देखे। फिर भी इसने फैक्स को हेलेन और पीटर से अलग होने से नहीं रोका, जो उसकी नज़र में उबाऊ थे, और वह वहां आ गया जहां क्विन थी। अरे क्यों, मेरा मतलब है हार्डी, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा घबरा गए होगे अपने छोटे बच्चों को लड़ते हुए देखकर, फैक्स ने कहा। आसपास के छात्र फैक्स के हर शब्द को सुन सकते थे और ऊंची आवाज में बोलने वाले शिक्षक की ओर देख रहे थे। वह कौन है? क्या वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है? नहीं, सच में नहीं। मुझे लगता है कि वह बस सिलाई वगैरह की क्लास पढ़ाता है। तो फिर हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। खैर, मुझे खुशी है कि मैं उसके जैसा शिक्षक नहीं हूँ। छात्र बोले, इस बात की परवाह किए बिना कि फैक्स ने उनकी बात सुनी या नहीं। अरे अरे, मेरी सिलाई कक्षा बहुत बढ़िया है, फैक्स ने कहा, लेकिन सभी छात्रों को कांच की स्क्रीन के माध्यम से देखकर उसे अनदेखा करते हुए उसने सोचा कि अब और कुछ कहना व्यर्थ है। मैं घबरा रही हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, उनके लिए, क्विन ने कहा। मैं सोच सकती हूँ कि उनके लिए यह पल उनके भविष्य के जीवन के लिए सब कुछ है, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हो सके तो वे बस मज़े करें। पहला नंबर पुकारा गया, नंबर 1। नंबर 1 वाले सभी छात्र जल्द ही युद्ध के मैदान में उतरने वाले थे। अपनी कलाई घड़ी देखकर वीनस ने सोचा कि वह सबसे पहले जाएगा। मुझे लगता है तुम लगभग ये भूल ही गए थे, क्विन ने एक धूसर भाला जिसके सिरे पर नीली धार थी उसे थमाते हुए कहा। ये वीनस का जानवर हथियार था, जो उसकी क्षमता को देखते हुए एक दिलचस्प विकल्प था। वह इतना घबराया हुआ था कि अपना हथियार लगभग भूल ही गया था। आखिरकार संख्या 0 पर पहुंच गई और दरवाजे खुल गए। वीनस तुरंत बाहर की ओर भागने लगी और दूसरे क्षेत्रों से, जिन्हें नंबर 1 के रूप में चिन्हित किया गया था, वे भी अखाड़े में प्रवेश कर गए। शांत रहो, क्विन चिल्लाया, लेकिन उसे डर था कि भले ही वीनस उसे सुन सकती थी, लेकिन उसने पहले ही सब कुछ बंद कर दिया था और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। वीनस तो बस दूसरे छात्रों की नकल कर रहा था। उसने उन दोनों को आगे बढ़ते देखा और वह भी आगे बढ़ा। दर्शकों की जय जयकार छात्रों को अजीबोगरीब हरकतें करने और सीधे व्यवहार न करने पर मजबूर कर रही थी। बीच में पहुंचने के बाद ही उसे समझ आया कि असल में मुकाबला किससे हो रहा है। हालांकि वह ग्रेलिश परिवार के उस छात्र को नहीं पहचानता था जो भाला चलाता था, वीनस अर्थबॉर्न परिवार के छात्र को जरूर पहचानती थी, क्योंकि वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह एलेन था। जब वीनस ने उसकी आंखों में देखा और उसके हाथों में तलवार देखी तो उसका शरीर कांपने लगा। वे तीनों इस समय केंद्र की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक एलेन मुड़ा और ग्रेलिश हाउस में मौजूद छात्र की ओर चला गया। वह मुझ पर क्यों हमला कर रहा है? क्या हमें पहले कमज़ोर को नहीं मारना चाहिए ताकि हम दोनों का एक अच्छा मैच हो सके? क्या जेन ने हमें यही नहीं बताया था? ग्रेलिश सदस्य ने सोचा। अचानक उसने बिना सोचे समझे अपना भाला फेंका और एलेन की तलवार ने वार को नाकाम कर दिया। दूसरे हाथ से उसने भाले को पकड़ लिया और वह अपनी जगह जमने लगा और भारी होता गया। और जोर से वार करते हुए एलेन ने अपनी तलवार के किनारे से छात्र पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर दिया। तलवार उसकी पसलियों पर लगी थी। फिर जब वह पास पहुंचा तो उसने एक भूसा घाव पर मारा। इससे पहले कि वह संभल पाता, एलेन ने छात्र को पकड़ लिया और उसके शरीर को पूरी तरह से जमाकर जमीन से चिपका दिया। ग्रेलिश छात्र का शरीर जम गया था। एलेन अपनी तलवार से बर्फ के बड़े टुकड़े पर फिर से वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, ग्रेलिश परिवार के लिए स्टैंड बाय पर मौजूद रेफरी ने एलेन का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ग्रेलाश का छात्र यह मैच हार गया है, रेफरी ने कहा। उन्होंने सुरक्षित रूप से बर्फ तोड़ी और छात्र को वापस वहीं ले आए जहां वे थे। ये पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला था जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। लोग जानते थे कि एलेन अपनी क्षमताओं के मामले में तो मजबूत है, लेकिन तलवारबाजी में भी वह उतना ही माहिर था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे इस मुकाबले के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। ग्रेलिश छात्र के मैच से बाहर होने के बाद केवल एक व्यक्ति बचा, वीनस। बकवास। क्या वो इस अखाड़े में मुझसे अपने परिवार के साथ हुई घटना का बदला लेने की कोशिश करेगा? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रेफरी मुकाबला रोक देगा, है ना? इससे पहले कि मुझे गंभीर चोट लगे जैसे अभी हुआ, वो मुकाबला रोक देंगे, वीनस ने सोचा। हालांकि उनके दिमाग में यह सवाल था, क्या होगा यदि उन्होंने समय रहते लड़ाई नहीं रोकी? ये तो बुरा है, स्विन ने अपने दोस्त के लिए चिंतित होकर कहा। वीनस की क्षमता पानी की है, जबकि एलेन की बर्फ की। अगर वह अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करता तो उसके लिए ये लड़ाई जीतना मुश्किल होगा।
ये सुनकर अन्य लोग भी स्विन से सहमत थे और ऐसा लग रहा था कि वीनस अभी भी एलेन द्वारा दिए गए अतीत के आघात से पीड़ित थी। हालांकि उसके अगले कदम ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने तलवार को दूर रख दिया। मैंने तुम्हारे लिए ग्रेलिश परिवार के सदस्य को हराया है, मुझे उम्मीद है कि इससे तुम मुझे माफ कर दोगे और मैं इस मैच से बाहर हो जाऊंगा, एलेन ने हाथ उठाते हुए कहा। बदले में मैं तुमसे बस इतना ही मांगता हूं कि तुम कम से कम मेरे माता पिता को फिर से कंपनी में काम करने दो। एलेन शुक्र को प्रणाम कर रहा था, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था और सीटों पर बैठे छात्रों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर भी क्विन अपनी अद्भुत श्रवण शक्ति से सब कुछ सुन सकता था, यहाँ तक कि शीशे के पार भी। जरूरी नहीं कि वे उसी स्थिति में रहें जिसमें वे पहले थे। बात बस इतनी है कि उन्होंने उस कंपनी को खरोंच से खड़ा किया है और मैं देख सकता हूं कि इसका हिस्सा न होना उन्हें हर दिन मार रहा है और यह सब मेरी ही गलती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता कि जनरल हार्डी ने तुम्हारा ध्यान क्यों रखा या तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है, लेकिन प्लीज़ उनसे यह एहसान मांग लो। एलेन घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना सिर जमीन पर टिकाकर उससे विनती की। सच कहूं तो वीनस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह टीचर हार्डी के साथ लगभग घुल मिल नहीं पाया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उनके लिए इतनी दूर क्यों गया। अगर वीनस चाहता भी तो कुछ नहीं कर सकता था और वह उसकी बात मानकर उसके अनुरोध पर अमल न करना भी नहीं चाहता था। सब कुछ सुनकर क्विन ने सोचा, एलेन पर उसके तौर तरीकों का असर साफ था और वह उन लोगों जैसा नहीं था जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते। लोग बदल सकते हैं और इस मामले में क्विन जिस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वह ये थी कि एलेन ये सब अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा था। वह समझ सकता था। एलेन किसी भी चीज से ज्यादा अपने माता पिता के बारे में पूछ रहा था। अपना सिर जमीन से ऊपर उठाते हुए एलेन को एहसास हुआ कि शायद वीनस कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वह हार्डी से पूछ भी नहीं सकता था। कभी कभी जिनसे आपने गलती की या उसकी वजह पूछी, उनसे पूछने से बात और बिगड़ जाती है। जैसे ही वह अपने समूह की ओर वापस जाने वाला था, उसने खिड़की से दूर से हार्डी को अंगूठा दिखाते हुए देखा। रुको, क्या ये मेरे लिए अंगूठा है? एलेन ने सोचा। वीनस अभी भी उससे दूर देख रही थी, इसलिए ये एलेन की तरफ नहीं हो सकता था। फिर उसने अपनी तरफ इशारा करके पक्का किया और उसने देखा कि टीचर हार्डी उसे सिर हिला रहे हैं। कैसे? इतनी दूर से, शीशे के पार से वो मुझे कैसे सुन सकता था? उसने सोचा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एलेन के मन में भावनाएं उमड़ने लगीं कि वो कितना बेवकूफ़ था। जिंदगी भर वो अपने किए की सज़ा से बच निकला था। उस दिन तक उसे कभी उसके अंजाम का सामना नहीं करना पड़ा था जब तक उसने बहुत कुछ नहीं सीख लिया था। धन्यवाद, एलेन चिल्लाया, झुककर अपने सहपाठियों की ओर वापस चला गया। देवियों और सज्जनों, लगता है हमें विजेता मिल गया है, ऑस्कर ने सबको चौंकाते हुए घोषणा की। वह लड़का जो घबराया हुआ लग रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, जीत गया और शापित घराने को पहली जीत मिली। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, हार्डी, लेकिन शुक्रिया, एलेन ने सोचा। जब एलेन अपने सहपाठियों के पास लौटा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया। वे उसकी बात सुन नहीं पाए और हम सब इस बात से उलझन में थे कि उसने मैच क्यों छोड़ दिया। जब एलेन कांच के दरवाजे से बाहर निकला तो वह दूसरों के पास वापस आ गया था और हर कोई उसे घूर रहा था। अब बताओ एलेन, एडेन चिल्लाया, तुमने शापित घराने के छात्र पर हमला क्यों नहीं किया और मैच यूं ही हार क्यों नहीं मानी? क्या हार्डी ने तुम्हें पैसे दिए थे? जो कुछ भी हो रहा था और अब तक हार्डी के बारे में जो कुछ उसने देखा और सीखा था, उसे देखते हुए एडन को लगने लगा था कि वह बस एक पैसे वाला इंसान है जो अपने संबंधों या किसी और वजह से गुट में इस मुकाम तक पहुंचा है, और अब उसे शक हो रहा था कि एलेन को भी पैसे दिए गए हैं। मुझे लगा कि अगर मैंने उस पर हमला किया तो मैं और भी ज्यादा हार जाऊंगा, एलेन ने जेन के पास से गुजरते हुए कहा, जिसने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा था। आगे बढ़ते हुए एलेन ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। ये सुनकर जेन के अंदर कुछ कचोट गया और उसने मुड़कर एलेन का कॉलर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। जेन काफी लंबा चौड़ा छात्र था और उसका शरीर मैकुलर जैसा था। एलेन को उठाना मुश्किल नहीं था और एलेन के पैर बस जी से ऊपर की ओर उठे हुए थे। बुध, जेन, चुप हो जाओ, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, एडेन ने घबराकर कहा और चारों ओर देख रहे सभी लोगों को देखा। तकनीकी रूप से कांच की नली अखाड़े के चारों ओर जुड़ी हुई थी। हालांकि तीनों घर अलग अलग हिस्सों में थे, फिर भी पूरे कांच वाले क्षेत्र में चलकर बाकी सभी टीमों को देखा जा सकता था। इसका मतलब ये था कि उस समय वहां बहुत सारे लोग घूम रहे थे जो छात्र या शिक्षक नहीं थे। शिक्षक को इस तरह घबराते देख जेन ने एलेन का कॉलर छोड़ दिया। बस इतना याद रखना कि हम सब एक ही घर का हिस्सा हैं। तुम्हारे काम पूरी टीम को प्रभावित करते हैं। अगर तुम टीम के खिलाड़ी नहीं हो तो कोई भी तुम्हारे जैसे किसी को टीम में शामिल नहीं करना चाहेगा। तुम स्वार्थी हो, जेन ने दूर देखते हुए कहा।
मुझे पता है कि मैं ऐसा ही हूँ और यही मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा परिवार स्कूल के नकली दोस्तों के समूह से अधिक महत्वपूर्ण है। एलेन ने बुदबुदाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगली लड़ाई आगे बढ़ चुकी थी और शापित घराने से रू नाम की छात्रा और बाकी नंबर 2 को बुलाया गया। लड़ाई चल रही थी और कुछ अजीब सा हो रहा था। ग्रेलिश घराने के लोग और साथ ही अर्थबॉर्न भी एक दूसरे को नज़रअंदाज करते हुए पूरी तरह रू पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ये सही नहीं है, वीनस चिल्लाई। अगर उन्होंने रू को इस तरह टैग टीम में नहीं रखा होता तो उसके जीतने की संभावना होती। कई लोगों ने भी यही सोचा था। लौटने पर क्विन उसे उसके अच्छे प्रदर्शन के लिए उचित प्रशंसा जरूर देगा। रू के बाहर होने के कारण बाकी दोनों लड़े और जीत मामूली रही, लेकिन अर्थबॉर्न छात्र जीत हासिल करने में कामयाब रहा। नतीजा यह निकला कि कर्स्ट हाउस की एक जीत हुई और अर्थबॉर्न की एक जीत। 3 मैच बाकी थे। अगर कोई स्पष्ट विजेता भी होता तो भी सभी मैच अनुभव और इवेंट के आधार पर आगे बढ़ते, इसलिए शिरो जानता था कि उसे किसी भी तरह से लड़ना होगा। वह बस यही उम्मीद कर रहे थे कि उनकी टीम उससे पहले ही जीत जाएगी, ताकि अतिरिक्त दबाव उनके कंधों पर न पड़े। लगातार 2 बार हारने के बावजूद ग्रेलिश हाउस की शिक्षिका बेफिक्र दिखीं और जब तीसरे नंबर की घोषणा हुई तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि एक महिला छात्रा मंच पर आ गई थी। पहला मैच कर्स्ट सिर्फ हमारे फोरफॉर्ट करने की वजह से जीत पाए थे और ग्रेलिश के पास कुछ कुशल लोग हैं, लेकिन इस जीत के लिए काफ़ी नहीं। ये तो हमारी पक्की बात है, एडेन ने सोचा। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, ग्रेलिश परिवार की छात्रा ने अपनी तलवार जमीन पर पटक दी और अपनी दोनों हथेलियां खोल दीं। उसने बिजली का एक ऐसा बोल्ट छोड़ा जिससे दोनों परिवारों के छात्र घायल हो गए। फिर तलवार उठाकर वह आगे दौड़ी और छात्र की गर्दन पर रखकर उसके अगले पैर गिरा दिए। फिर उसने दूसरे छात्र के साथ भी ऐसा ही किया। क्या इसकी इजाज़त भी होनी चाहिए? फैक्स ने सोचा। मतलब, उसने असल में अपने जानवरों जैसे हथियार के हुनर से नहीं जीता। उसने तो बस अपनी मजबूत क्षमता का इस्तेमाल किया। ये सच था, लेकिन किसी क्षमता का इस्तेमाल नियमों के विरुद्ध नहीं था, क्योंकि वे किसी क्षमता के साथ साथ हथियारों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देना चाहते थे। अंत में जीत ग्रेलिश परिवार की हुई, जिससे दोनों टीमों को एक एक अंक बराबर हो गया। आखिरकार चौथे नंबर का नाम पुकारा गया और इस बार शापित घर की टीम में स्विन के हाथ में 2 खंजर थे। वह दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सभी ने उसका उत्साहवर्धन किया और वीनस के विपरीत, जो घबराई हुई थी, स्विन ज्यादा स्थिर और तैयार लग रहा था। यही वह व्यक्ति है जिसे मैंने सिखाया था, इसलिए यह निश्चित रूप से वही जीतेगा। वेविल ने बड़े स्क्रीन से शापित गुट के सैकड़ों लोगों को देखते हुए कहा, जो इस आयोजन को देखने के लिए एक कमरे में इकट्ठा हुए थे। मुख्य बात जो वेविल ने स्विन को सिखाई थी, वह थी लड़ाई के समय उसकी मनस्थिति। पिछली बार की तरह ग्रेलिश परिवार का एक छात्र और अर्थबॉर्न परिवार का एक छात्र शापित घर के पीछे पड़ गया था। इस समय जो कुछ हो रहा था वह साफ दिख रहा था और बाकी लोग इस बात पर चर्चा करने लगे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। स्टेडियम में हूटिंग शुरू हो गई। आखिरकार बहुत सारे छात्र कर्स्ट हाउस का हिस्सा थे और चाहते थे कि वे अपनी टीम के लिए अंक जीतें। ग्रेलिश परिवार का एक लड़ाका एक ऐसी लाठी का इस्तेमाल कर रहा था जिसे वे अपनी इच्छानुसार बड़ा और छोटा कर सकते थे। यह एक ऐसा हथियार था जो उस व्यक्ति की क्षमता के अनुसार काम करता था। उस व्यक्ति ने स्विन के पेट में वार करने की उम्मीद में इसे बढ़ाया और उसी समय अर्थबॉर्न समूह का छात्र हवा में उछल पड़ा। तुम दोनों भले ही साथ काम कर रहे हो, पर तुम्हें साथ काम करना नहीं आता, स्विन ने कहा और एक खंजर एक तरफ फेंक दिया, जो ग्रेलिश छात्र को बिल्कुल भी नहीं लगा। फिर स्विन ने अपने दूसरे खंजर से डंडे को थोड़ा ऊपर की ओर मारा ताकि वह दूसरे छात्र द्वारा इस्तेमाल की जा रही बड़ी कुल्हाड़ी से खुद को बचा सके। कुल्हाड़ी डंडे से टकराकर नीचे गिर पड़ी। दूसरा छात्र डंडा वापस खींचने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने थपथपाहट महसूस की। तुम्हारा सफाया हो चुका है, तुरंत लड़ना बंद करो। छात्र उलझन में पलटा तो देखा कि रेफरी के हाथ में एक खंजर था। स्विन चूके नहीं, बल्कि अपनी दूरगति की क्षमता से खंजर को नियंत्रित कर छात्र की पीठ पर निशाना साधकर दिल में छेद करने की कोशिश कर रहे थे। स्विन को पूरा भरोसा था कि वह ग्रेलिश छात्र को मैच से बाहर कर देगा, इसलिए वह सीधे अर्थबॉर्न छात्र की ओर बढ़ा। जमीन पर लुढ़कते हुए छात्र के पैरों को चीरते हुए आगे बढ़ा। वह जल्दी से उठा और उसके कंधे के गार्ड के बीच में फिर से चाकू भोंक दिया। कुल्हाड़ी का एक जोरदार झटका लगा, लेकिन खंजर छात्र के कंधे में ही फंसा रह गया और स्विन ने उसे छोड़ दिया और नीचे झुक गया। लड़ाई के दौरान स्विन ने अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए रेफरी से दूसरा खंजर वापस ले लिया और तुरंत पुनः हमला कर दिया। बेवकूफ, सीधे मेरी तरफ दौड़ रहा है, अर्थबॉर्न छात्र अपनी कुल्हाड़ी नीचे झुकाते हुए चिल्लाया, लेकिन जब कुल्हाड़ी हवा में थी तो स्विन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके खंजर को छात्र के कंधे में और गहरा घुसा दिया। इससे उन्हें बहुत दर्द हुआ और कुल्हाड़ी के झटके से वे लड़खड़ाकर गिर पड़े।
तभी फे ने स्विन का हाथ हवा में पकड़ लिया ताकि आखिरी खंजर न लगे, जिससे फिर से लड़ाई शुरू हो गई। मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि शापित घराने का छात्र विजेता है, फे ने काफी गुस्से में कहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि पृथ्वीवासी घराने के रेफरी ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। ऑस्कर इस निर्णय से सहमत हो गया और अंत में शापित गुर को उसकी दूसरी जीत प्रदान की गई। ऑस्कर चिल्लाया, शापित घर विजेता हैं। भीड़ और शीशे के कमरे में बैठे दर्शक तालियां बजा रहे थे। शापित जहाज पर भी यही हाल था। स्विन ने किसी की उम्मीद से कहीं बढ़कर काम किया था। वह बिल्कुल वैंस जैसा ही था, एक कमजोर क्षमता वाला मामूली इंसान, लेकिन उसने एक साथ 2 छात्रों को हराकर सारी मुश्किलों को पार कर लिया था। मुझे लगता है कि आखिरकार आप एक अच्छे शिक्षक हैं, लिंडा ने वेविल के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। लिंडा अभी भी अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पा रही थी, इसलिए वेविल दर्द से अपनी बांह रगड़ रहा था, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि अपनी छात्रा को जीतते देखकर उसे एक अद्भुत एहसास हुआ था। यह एक ऐसा गर्म और सुखद एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या तुम्हें यकीन है कि वह ठीक हो जाएगा? विंसेंट ने पूछा। मैंने देखा कि तुमने उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, कम से कम इतना तो नहीं कि वह किसी मजबूत क्षमता वाले खिलाड़ी को हरा सके। अरे सच में, क्या तुम भी यही सोच रहे हो? क्विन ने जवाब दिया। शायद मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, लेकिन ये उसकी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। जाओ सबको चौंका दो, शेरो। शेरो अपने हाथों में दोनों द्वंद्वयुद्ध के ब्लेड कसकर पकड़े हुए था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जिससे उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। अगर उसे फिर से जेन से लड़ना होता तो वह अभी भी घबराया हुआ होता, लेकिन वहां ग्रेलिश परिवार का एक सदस्य भी था और सब उसे देख रहे थे और उसकी जीत की उम्मीद कर रहे थे। अगर मैं जो सोच रहा हूं वही हो रहा है, तो जैसे ही ये दरवाज़ा खुलेगा वे दोनों मुझ पर टूट पड़ेंगे। शेरो ने सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, क्विन ने कहा। उल्टी गिनती खत्म होते ही और शीशे का दरवाज़ा खुलते ही उसके ये आखिरी शब्द थे। अंदर भागने की बजाय शेरो ने सोचा कि वह बाहर से ही हालात का जायजा लेगा। जब उसने सोचा कि क्या करना है तो उसे सोचने का समय मिला, लेकिन फिर जो उसने देखा वह पूरी तरह से हैरान करने वाला था। पहले तो ग्रेलिश समूह का छात्र दौड़ता हुआ आगे आया और जेन भी पीछे पीछे चलता हुआ प्रतीत हुआ। ग्रेलिश छात्र के चेहरे पर चिंता के भाव थे, क्योंकि उसने देखा कि जेन कुछ नहीं कर रहा है। फिर भी जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, अचानक वे वहीं रुक गए। उन्हें अपने पैर में कुछ खिंचाव महसूस हुआ। नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि एक जड़ उनके टखने में लिपटी हुई थी, जिससे उनका हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था, और जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो एक ब्लेड पहले से ही उनके गले पर तान दिया गया था। अब इस मैच को छोड़ दो, जेन ने कहा। घबराकर छात्र ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और हार मान ली। ये जीत एयरलेन की जीत से भी तेज थी। तुम्हें नहीं लगा था कि मैं हमारे छोटे से मिलन समारोह को किसी भी तरह से खराब कर दूंगा, है ना? जेन ने पूछा। तुम्हें पता ही होगा कि अगर तुम दोबारा भाग लेने का फैसला करोगे तो ऐसा ही होगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हारे जैसे किसी को भेजकर क्या सोचा होगा। शायद उनका भी दिमाग खराब है। जेन ने ताना मारना जारी रखा। शेरो ने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हो सकता है पहले ऐसा होता, लेकिन इस समय उसका ध्यान अपनी सांसों पर ज्यादा था। सही समय पर गहरी सांस लेते हुए वह आगे बढ़ा और जेन की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से उन दोनों के बीच की दूरी कम कर दी। ये देखकर वह तुरंत एक मुद्रा में आ गया और जल्द ही शेरों के हमलों को नाकाम कर दिया। उसने एक एक करके उन पर वार किया, न तो संभलने का और न ही पलटवार करने के लिए मजबूत पैर जमाने का। क्या हो रहा है? उसके हमले पहले इतने तेज नहीं थे, और वो इतना तेज भी नहीं था। क्या उसने जानवरों वाला कवच पहना है या कुछ और है? जेन ने सोचा। आखिरकार जेन को वह जड़ मिल ही गई जो उसने पहले उगाई थी और जिसका इस्तेमाल ग्रेलिश छात्र पर किया गया था। वह उसे जल्दी से उनके सामने उगाकर उन दोनों के बीच का रास्ता रोक देने में कामयाब हो गया। शेरों ने कुछ शाखाएं काट दी, लेकिन पेड़ तेजी से बढ़ रहा था और उसके चारों ओर लिपटने वाले और भी कई हिस्से बन रहे थे। फिर भी वह एक एक करके उन पर हमला करता रहा, सभी शाखाओं पर वार करता रहा और तब तक सांस नहीं ली जब तक कि पूरी जड़ नष्ट नहीं हो गई। एक बार फिर शेरों ने हमला किया और इस बार उसने तलवार पर एक जोरदार वार किया, जिससे जेन का हाथ सुन्न हो गया। वार उसकी छाती के किनारे पर लगा, लेकिन धातु के धातु से टकराने की एक खनक सुनाई दी। स्कूल जीवन के इस पड़ाव पर किसी विद्यार्थी के लिए पशु कवच धारण करना दुर्लभ था, जब तक कि उसके पास मजबूत पारिवारिक समर्थन न हो, और यहाँ भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। फिर भी कवच पहने होने के बावजूद नुकसान महसूस किया जा सकता था। यहाँ तक कि जेन का शरीर भी एक तरफ उछल गया। बिना समय गंवाए उसने जल्दी से विशाल पेड़ों के तने खड़े कर दिए ताकि उन दोनों के बीच थोड़ी दूरी बन जाए। क्या हो रहा है? क्या जेन भाग रहा है? छात्र हैरान थे। लेकिन क्या दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक जानवर हथियार का उपयोग नहीं कर रहा है? मैंने तो उसे किसी क्षमता का उपयोग करते हुए भी नहीं देखा है।
रुको, ये तो शिरो नाम का बच्चा है ना? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई योग्यता भी है। शेरों के बारे में बातें फैल रही थीं और अब वे सोच रहे थे कि क्या उसकी इतनी बड़ी प्रगति का कारण पशु हथियार ही थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने उस लड़के को की नहीं सिखाई थी, है ना? फिर वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? विंसेंट ने सोचा। उसने उसे देखा था, इसलिए उसे यकीन था कि उसने उस बच्चे को की कभी नहीं सिखाई थी। तुम सही कह रहे हो, मैंने उसे क्यों नहीं सिखाई, लेकिन मैंने उसके शरीर को खुद ही इसे समझने में मदद की। क्विन ने जवाब दिया, ये सब शिरो की अपनी प्रतिभा की वजह से है। दूसरों से बात करने पर ऐसा लगा जैसे शिरो ने किसी और से पहले ही उस जानवर के हथियार की शक्ति को सक्रिय कर लिया था। मुझे एहसास होने लगा कि जो ऐसा कर पाए, उनके शरीर में क्यूई की भावना ज़्यादा मजबूत थी, और यह शिरो के लिए भी सच था। मुझे याद है सिल ने अपने परिवार के अजीबोगरीब शरीरों के बारे में बताया था। उनमें भी क्यूई का संचार था, लेकिन जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या है। लियो के अनुसार क्यूई जीवन शक्ति है, इसलिए ये सभी में होती है, लेकिन शायद शिरो ने जिन संघर्षों से गुजरा था, ठीक वैसे ही जैसे ब्लेड्स के परिवार जीवन और मृत्यु के हालात से गुजरते हैं, उसी के जरिए वह कुछ क्यूई जुटा पाया था। मैंने बस उसे दिखाया कि उसमें क्या है। उसे उसके शरीर के आसपास की ऊर्जा दिखाए। बाकी सब शिरो की अपनी जिम्मेदारी थी। इस समय शिरो के शरीर में क्यूई का संचार हो रहा था, उसे इसकी जानकारी भी नहीं थी। वह बस यही सोच रहा था कि यह क्विन द्वारा सिखाई गई श्वास तकनीक या उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे जानवरों के हथियारों की वजह से है। क्विन को इस बात का डर नहीं था कि दूसरों को पता चल जाएगा, क्योंकि क्यूई की मात्रा कम थी और वह ये भी जानता था कि दूसरे लोग भी यही सोचेंगे कि यह हथियारों की वजह से है। मुकाबला जारी रहा और जेन की घबराहट ने उसे उसकी सोच से कहीं ज्यादा एमसी का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। शेरो एक जानवर की तरह था, उसने जेन का पीछा करते हुए अपने शिकार को पकड़ रखा था, और जो भी उसे धीमा करने की कोशिश करता वह उसे काट डालता। अंततः अपरिहार्य घटना घटित हो गई और जेन के मैक अंग समाप्त हो गए और वह अब अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। उसने अपनी तलवार पकड़ ली। मैं जेन हूं, तुम कौन हो? वह चिल्लाया, अपनी छोटी तलवार को दोनों हाथों से पकड़े हुए पूरी ताकत से वार करने की कोशिश कर रहा था। शेरो ने एक हाथ से वार को रोक दिया और फिर जेन की छाती पर एक और लात मारी। शेरो लगातार जेन के शरीर पर लगे कवच पर वार कर रहा था। हर बार वह उछलकर गिर जाता था और शेरो के लिए यह समझना मुश्किल था कि वह कोई नुकसान कर रहा है या नहीं। हालांकि उसे लगा कि वे अंततः लड़ाई रोक देंगे और फे, जो बगल में खड़ी थी, सोच रही थी कि ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ। हालांकि छात्रों को कवच पहनने की अनुमति है, फिर भी हमें लड़ाई का आकलन ऐसे करना है जैसे उन्होंने कोई कवच पहना ही न हो। तो फिर अर्थबॉर्न ग्रुप के रेफरी ने अभी तक हस्तक्षेप करके लड़ाई क्यों नहीं रोकी? साफ है, लड़का हार गया है। फे ने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसने शिक्षक एडेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। क्या यही उनकी योजना है? क्या वे चाहते हैं कि मैं अंदर आकर झगड़ा रोक दूं? हो सकता है तब वे कहें कि मैंने झगड़ा बहुत जल्दी रोक दिया और इससे दूसरे छात्र को आराम करने का समय मिल जाएगा। अगर यही योजना थी तो यह एक चालाकी भरी योजना थी, क्योंकि शिरो जिस तरह से वार कर रहा था उससे कोई भी बता सकता था कि वह हमेशा ऐसा नहीं कर सकता, और खुद उसे भी पता चल सकता था। हालांकि बाकी लोगों को नहीं पता था कि उसके पास एक और चाल छिपी है। वह जानता था कि वह इस तरह नहीं लड़ सकता। अपने दोनों द्वंद्वयुद्ध ब्लेड एक साथ रखकर शेरो ने एक बार फिर जेन के हाथ में तलवार पर वार किया। अब तक नुकसान समय के साथ बढ़ रहा था और जैसे ही तलवार लगी उसने ब्लेड छोड़ दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया, लेकिन शिरो ने भी ऐसा ही किया और उसके ब्लेड गिर गए। अगला कदम उठाते हुए उसने अपना पैर जमीन पर पटका और अपनी बाईं मुट्ठी वापस खींच ली। रुको, क्या ये तुम्हारी चालों में से एक नहीं है? फैक्स ने पूछा। बाकी लोग इस वार को अच्छी तरह समझ गए थे, क्योंकि शिरो ने अपना दूसरा मुक्का जेन के सीने के बीचों बीच हथौड़े की तरह मारा। यह हथौड़े का वार था। जैसे ही वार पूरी तरह कवच के आर पार हुआ, जेन के मुंह से खून की धार बहने लगी। क्या वे अब भी इस लड़ाई को नहीं रोकेंगे? मुझे अब अंदर जाना होगा, फे ने सोचा। जेन ने हिम्मत दिखाते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसे जरा भी चोट नहीं लगी हो। मुंह में बचा हुआ खून उसने निगलने की कोशिश की। वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे हमले से उसे कोई चोट ही न लगी हो। हमले से उसे चोट तो लगी ही होगी, मैं कह सकता हूं, एक और वार और वह गिर जाएगा। शेरो ने सोचा और वह फिर से दूसरा हथौड़ा मारने के लिए गया, लेकिन बीच में ही जेन के मुंह से निकला खून आखिरकार थम सा गया और शेरो के चेहरे पर बहने लगा। उसने हमला बीच में ही रोक दिया और ध्यान भटक गया, और उसी क्षण जेन ने फिर से अपना ब्लेड उठाया और शेरो के दिल पर वार कर दिया। अंतिम कुछ सेकंड में इसे अर्थबॉर्न रेफरी द्वारा रोक दिया गया और फे भी ज्यादा पीछे नहीं था, उसने पहले ही शेरो को रास्ते से हटा दिया था। तो फिर मुझे लगता है कि यह अर्थबॉर्न समूह की जीत है, रेफरी ने फे की ओर मुस्कुराते हुए कहा। ऑस्कर ने घोषणा की, विजेता अर्थबॉर्न समूह है।
छात्रों को उनके समूहों में वापस ले जाते समय जयकारे जारी रहे, लेकिन असली विजेता कौन था, इस पर विवाद था। शेरो अपने दोनों पैरों पर ठीक ठाक चल रहा था, उसे कोई चोट नहीं आई थी, जबकि जेन को वापस उठाकर ले जाना पड़ा। मैं हार गया, शेरो ने कांच के दरवाजे से अंदर जाते हुए कहा। अरे, तुम पागल हो क्या? बेशक तुम जीत गए, उन्हें वो लड़ाई बहुत पहले ही रोक देनी चाहिए थी, वीनस ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। पहली बार वीनस और स्विम ही उससे बात नहीं कर रहे थे, बल्कि सभी लोग शेरो के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा कि उसने लड़ाई जीत ली है। अब असली सवाल यह था कि दो ग्रुपों के बीच मुकाबला बराबरी पर था, तो आगे क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, शापित घर को 2 अंक और पृथ्वी पर जन्मे घर को 2 अंक दिए जाते हैं। मुझे अभी अभी पृथ्वी पर जन्मे नेताओं से एक सुझाव मिला है कि शायद हमें टाइब्रेकर को थोड़ा और दिलचस्प बनाना चाहिए, लेकिन मैं इस बारे में सबकी राय जानना चाहता हूँ। आखिरी बात यह है कि हम हर कक्षा के 2 शिक्षकों के बीच द्वंद्व युद्ध करवाएं। ऑस्कर ने पूछा। ये सुनकर छात्र 2 अनुभवी लड़ाकों को आमने सामने लड़ते देखकर रोमांचित हो गए। भीड़ ने भी जवाब में जोर से तालियां बजाईं। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि वे चाहते हैं कि मैं लड़ूं? क्विन ने सोचा। जानवरों की कक्षाएं पढ़ाने वाले शिक्षकों को खुद जानवरों के हथियारों का इस्तेमाल करने में कुशल होना चाहिए था, अन्यथा उन्हें इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए चुना ही नहीं जाता। दोनों शिक्षकों द्वारा असली जानवरों के हथियारों का इस्तेमाल करने का एक शानदार मुकाबला देखने के बाद छात्र उत्साहित थे। यही वजह थी कि इस घटनाक्रम के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया इतनी शानदार रही। रुको, क्या शापित घराने के लिए जानवरों के हथियारों का शिक्षक हार्डी नहीं है? क्या ये वही नहीं है जिसने अभी उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था? अगर वह लड़ता है तो क्या हमारे पास जीतने का मौका भी होगा? हो सकता है कि उसके पास कोई अच्छी योग्यता न हो, लेकिन इसीलिए वह जानवरों के हथियार की कक्षा पढ़ाता है। मैंने सुना है कि उसे सम्राट स्तर के पशु उपकरण दिए जाने थे, ऐसा मेरे एक सहपाठी ने मुझे बताया। सम्राट स्तर? ये झूठ होगा, हमें जल्द ही पता चल जाएगा, है ना? शीशे के पीछे सभी छात्र अपने शिक्षक हार्डी को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या वह इसमें हिस्सा लेंगे। उनके मन में इस बात को लेकर मिश्रित विचार थे कि उन्हें जाकर लड़ना चाहिए या नहीं। उन्होंने उन सब की इतनी मदद की थी और उन्हें कुछ अद्भुत काम करते देखा था, जिसके बाद वे उन्हें एक शिक्षक के रूप में पसंद करने लगे थे। लेकिन वह एक अच्छे योद्धा थे या नहीं, यह एक अलग सवाल था। अब उन्हें इस बात की अधिक चिंता थी कि यदि उनके शिक्षक मैदान में हार गए तो अन्य लोग उनके बारे में बुरी बातें कहेंगे। हार्डी, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वीनस ने कहा। हाँ, क्या आप वेविल को फ़ोन करके यह नहीं कह सकते कि वह आपकी जगह आ जाए? आपके पास कनेक्शन है और आपने उसे पहले भी फ़ोन किया है ना? स्विन ने पूछा। छात्र अपनी चिंताओं पर लगातार टिप्पणी करते रहे और क्विन को जल्द ही समझ आ गया कि वे क्यों नहीं चाहते थे कि वह बाहर जाकर लड़े। वे सभी उसके लिए चिंतित थे। चिंता मत करो दोस्तों, मैं जाऊंगा और शापित घर के लिए जीत हासिल करूंगा, क्विन ने कहा। भले ही उनके शिक्षक के शब्द आत्मविश्वास से भरे हों, फिर भी वे इस बेचैनी से उबर नहीं पा रहे थे। उन्होंने दूसरे शिक्षक एडेन को अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते देखा था। उन्हें पढ़ाते हुए उन्होंने कई बार अपनी कला का प्रदर्शन किया था। रुको, उसने कहा था कि उसके पास सम्राट स्तर के जानवरों के उपकरण हैं, है ना? तो उसके पास अदन से बेहतर जानवरों के उपकरण होने चाहिए ताकि उसके जीतने की संभावना हो, वीनस ने सोचा। तभी उसने देखा कि क्विन ने जाकर बेसिक टियर के 2 गॉन्टलेट उठाए और उन्हें अपनी बाहों में पहना दिया। एलेक्स को खराब हो चुके गॉन्टलेट देने के बाद से उस समय उसके पास कोई गॉन्टलेट नहीं था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास सम्राट स्तर के उपकरण हैं? तुम सिर्फ हमारे जैसे हथियार क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वीनस ने पूछा। इस समय मेरे उपकरण थोड़े खराब हो गए हैं, चिंता मत करो, ये चल जाएंगे, क्विन ने उन्हें पहनते हुए कहा। वे हल्के लग रहे थे, मानो उसने कुछ पहना ही न हो, लेकिन इस स्थिति में उसे लगा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई में उसे शायद खुद को रोकना ही पड़ेगा। कांच के दरवाजे से बाहर निकलते हुए छात्र फिर भी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हार्डी भाग नहीं लेगा। भले ही वह जीत ना पाए, कम से कम उन्होंने इस बात का सम्मान तो किया कि उसने भागना नहीं चुना। हालांकि शापित घर के कई लोग तो पहले ही हार मान चुके थे, खासकर उसके शरीर पर लगे उपकरणों को देखकर। अरे, मुझे लगता है कि सम्राट स्तर के जानवरों को हराने और एम्पोरस स्तर के उपकरण पाने की बात झूठ थी, छात्रों ने सोचा। दूसरी तरफ अदन दूसरी तरफ से निकला, लेकिन उसके पास कोई हथियार या कवच नहीं था और वह अकेला नहीं था। उसके बगल में हेड जनरल साच खड़ा था, जिसने एक राक्षसी दिखने वाले जूते पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे हड्डियों से बने हों और किसी काले पदार्थ से चिपके हुए हों। ये देखने में काफ़ी भयावह चीज़ थी। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप पर्याप्त धैर्य रखेंगे तो वह समय आएगा जब हम उसे दिखा सकेंगे, सच ने सोचा। ये तो कमाल है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इनु उत्साहित थी।
ये तो बिल्कुल सही है। हम उसे बेइज्जत कर पाएंगे और सबके सामने वापस ला पाएंगे। हालांकि सामंथा को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था। हार्डी में हमेशा एक खास आत्मविश्वास था और उससे भी ज्यादा वह सोच रही थी कि क्या ऑस्कर ऐसी घटना को रोकने के लिए कुछ करेगा जो होने वाली थी। मैं अनुरोध करता हूं कि मैं शिक्षक एडेन की जगह ले लूं। साच ने अनुरोध किया। देखिए, एडेन सिर्फ एक सार्जेंट है, जानवरों के हथियारों का शिक्षक, जबकि हार्डी एक हेड जनरल है। हम सब एक हेड जनरल की ताकत जानते हैं, इसलिए मुकाबला कम से कम उसकी अपनी ताकत वाले किसी व्यक्ति से तो होना ही चाहिए, है ना? उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अर्थबॉर्न समूह के लोग जोर से तालियां बजाने लगे। उनके लिए लड़ने वाले एक प्रमुख जनरल से उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे हार जाएंगे। ऑस्कर ने एक क्षण के लिए हार्डी की ओर देखा, जो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। एक हेड जनरल कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हो सकता है कि आपको अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़े और यहाँ सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर करनी पड़े, लेकिन अगर आपको इससे कोई समस्या नहीं है तो। सहमत हूँ, मुझे लगता है कि यह एक उचित अनुरोध है। ऑस्कर चिल्लाया और निर्णय होते ही सभी ने खुशी मनाई। एडेन थोड़ा नाराज था कि सच ने उसकी जगह लेने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि यह उसके लिए अपनी क्षमता दिखाने का मौका होगा, खासकर हार्डी जैसे बेकार शिक्षक के सामने, लेकिन उसे मानना ही पड़ा क्योंकि सच उसका बॉस था। शापित जहाज पर सभी लोग अपने नेता को बाहर निकलते देख आश्चर्यचकित थे और एक मैच में भाग लेने वाले थे। क्विन सचमुच लड़ने वाला है? क्या वह छाया का इस्तेमाल करेगा? वेविल ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं करेगा। इससे वह पूरा उद्देश्य ही बर्बाद हो जाएगा जिसके लिए हमने उसे वहां भेजा था, लेकिन क्विन तो क्विन है। सैम ने लगभग रूठते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, लोगन ने शांति से कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे ऐसे किसी के खिलाफ परछाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्विन के दुश्मन यहाँ किसी से भी कहीं ऊंचे स्तर के हैं। अगर उसे यहाँ परछाई का इस्तेमाल करना पड़ा तो वह खुद को नाकामयाब समझेगा। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों से वह शापित जहाज पर क्या कर रहा था? हालांकि लोगन ने किसी को नहीं बताया, उसने वीआर पॉड्स में क्विन के कुछ मैच देखे थे। बेशक, जब कोई गेम में लोकप्रिय होता तो लोगन को उसके बारे में पता चलता, क्योंकि वह एक मॉडरेटर और निर्माता दोनों था। लेकिन अपनी खोज के दौरान उसे एक बात पता चली, जिसके बारे में उसने क्विन को बताने के बारे में सोचा। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन दोनों का मिलना तय है तो मिलना ही है, लोगन ने सोचा। केंद्र की ओर चलते हुए साच देख सकता था कि क्विन के हाथों में घटिया उपकरण थे, जबकि उसके पैरों में जो टुकड़े थे वे सम्राट स्तर के थे। मैं किसी का सामना तब नहीं करना चाहता जब वह सबसे कमजोर हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ नरमी नहीं बरत रहे होंगे, सचिन ने पूछा। चिंता मत करो, मैं इस मुकाबले को हल्के में नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता। आखिरकार, अगर मैं गलती से तुम्हें मार भी दूं तो यहाँ कोई भी इतना तेज नहीं है जो मुझे रोक सके, क्विन ने कहा। सच को ये पता नहीं था कि वह मजाक कर रहा था या नहीं, लेकिन उसने मान लिया कि उसके द्वारा कहे गए शब्द उसे परेशान करने के लिए थे। तो फिर मुझे उम्मीद है कि जब मैच में आपकी हार होगी तो कोई बहाना नहीं चलेगा, सचिन बोला। क्या मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्विन ने पूछा। आपके सीने के नीचे एक मजबूत हिस्सा है ना? हाँ, मेरा सारा उपकरण सम्राट स्तर का है, सच ने उत्तर दिया। क्विन ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी निरीक्षण कुशलता का प्रयोग करते हुए स्वयं अपनी आंखों से इसकी पुष्टि की। ऑस्कर ने घोषणा की, लड़ाई शुरू हो। सबसे पहले साच ने अपने मजबूत सम्राट जैसे जूतों के साथ हमला किया। हर कदम के साथ अखाड़े का फर्श टूट रहा था और जमीन से ऊपर उठ रहा था, जबकि क्विन स्थिर और स्थिर खड़ा था। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हें बचा लेगी। जब तक मैं तुमसे नजरें नहीं मिलाता तब तक मैं तुम्हारे दिमागी नियंत्रण से सुरक्षित रहूंगा, साक ने सोचा। उसका मानना था कि यही वजह थी कि क्विन इतना आत्मविश्वास से भरा व्यवहार कर रहा था। जब सच आखिरकार उसकी सीमा में पहुंच गया तो क्विन ने वही रुख अपनाया जो उसे मार्शल आर्ट के भगवान ने वीआर गेम में सिखाया था। जब सही समय आया तो उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, अपने कूल्हों को जोर से दबाया और अपनी कुछ ताकत रोकने की कोशिश की। उसने अपने नंगे पैर से सच की पसलियों पर वार किया, जिससे छाती का हिस्सा जोर से टकराया और थोड़ा सा टूट गया। सच हवा में उड़ रहा था और सीधे मजबूत कांच की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने पीटर खड़ा था, जो उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए था। एक पल छात्रों ने देखा कि साच आगे बढ़ रहा है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और साच का शरीर पीटर की बाहों में जकड़ा हुआ था। अरे नहीं, क्विन के दिमाग में किक मारने के बाद यही पहला विचार आया। उसने जांघ पर किक लगाई थी, एक ऐसा मूव जिसका उसने कई बार अभ्यास किया था, लेकिन उसने जो भी शुरुआत में प्लान किया था वह या तो गड़बड़ा गया या उसकी उम्मीद से अलग था। एक बात तो यह थी कि क्विन ने अपनी आधी ताकत ही इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, ताकि वह खेल में किए गए प्रदर्शन की बराबरी कर सके।
उसे लगा कि उसके पास इतनी गति और ताकत है कि वह उसकी अच्छी नकल कर सकता है। हालांकि यह असल जिंदगी थी, खेल नहीं। एक तो क्विन की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज था, इसलिए जब वह तैयारी कर रहा था तब तक क्विन उस पर हमला कर चुका था। अगर उसे मारना था तो उसे अपना पैर उठाकर तेजी से हिलाना होगा, और इससे स्नैप में और भी ताकत आ गई। आखिरी बात, क्विन जिस तरह से आगे की ओर भागा उससे उसका शरीर थोड़ा नीचे की ओर झुक गया और किक उसकी जांघ पर लगनी थी जो उसके शरीर के एक तरफ लगी थी। ये किक मेरी अपेक्षा से भी अधिक जोरदार थी। कुछ ही पल पहले भीड़ तालियां बजा रही थी, एक कड़े मुकाबले की उम्मीद में, या कुछ लोगों को तो एक तरफा मुकाबले की भी उम्मीद थी। लेकिन जैसा हुआ वैसा नहीं, अब शांत हो गई थी। नतीजा अप्रत्याशित था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि क्विन ने क्या किया था। बहुत कम लोगों ने क्विन को अपना पैर हिलाते देखा था, लेकिन वे देख सकते थे कि पीटर ने सच को अपनी बगलों से ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई बच्चा सोने से इनकार कर रहा हो। उसके पैर स्थिर नहीं थे, बल्कि जमीन पर घसीटे जा रहे थे। ये सच नहीं हो सकता। क्या जनरल सच को एक ही वार में हरा दिया गया? इनू अपने सदमे को रोक न पाने के कारण चिल्लाया। लगता तो यही है, और लगता है हमने उसे कम आंका है, सामंथा ने आगे कहा। अब से मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम उसे अकेला छोड़ दें। अगर यह कोई आधिकारिक मैच नहीं होता और हम उसके साथ गलत हो जाते तो हम। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर कांप रही थी। जनरल हार्डी को उसने जो कुछ भी करते देखा था उससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शापित गुटका कौन है। इतना ताकतवर, इतने सारे संबंधों वाला इंसान दुनिया से कैसे छुपाया जा सकता है? एक समय पर उसने अंदाजा लगाया था कि यह व्यक्ति असल में कौन है। उसके मुख्य अनुमानों में से एक था क्विंटेलेन, शापित गुट का नेता। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना रूप बदल सकता है या कोई रास्ता खोज सकता है, लेकिन कई कारण थे जिनकी वजह से उसे लगा कि यह वह नहीं हो सकता। क्विंटेलेन एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके पास अद्वितीय छाया क्षमता थी जो दूसरों द्वारा नहीं देखी गई थी, एक रहस्यमय रूप से मजबूत क्षमता थी। लेकिन उसने उस दिन हार्डी को किसी प्रकार के मन पर नियंत्रण का उपयोग करते देखा था, और अब उसने उसे जानवरों के गिए के बिना मानव क्षमता से परे ताकत के करतब का उपयोग करते हुए भी देखा था। इनमें से एक चीज तो कोई योग्यता रही होगी, इसलिए वो क्विन नहीं हो सकती थी। शापित गुट के पास इतना मजबूत व्यक्ति होना एक भयावह बात थी, और सामंथा को समझ आने लगा था कि ऑस्कर उन्हें इतनी शिद्दत से अपने साथ क्यों चाहता था। कुछ सेकंड बाद साच को इधर उधर घूमते हुए देखा गया। क्या हुआ? सचिन ने कहा। जागो जागो, नींद से भरे सिर, तुम बस कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गए थे, बस इतना ही, पीटर ने जवाब दिया। पीटर से जल्दी से दूर हटते हुए साक ने देखा कि उसकी छाती का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया था, और जब उसने बगल में देखा तो वह पूरी तरह से टूट गया था। उसने क्विन के पैरों की तरफ देखा जो ठीक लग रहे थे, और उसे सिर्फ उसके हाथों में दस्ताने ही दिखाई दे रहे थे। क्विन और पीटर को हैरानी इस बात से हुई कि साच कैसे चल रहा था। उसे कोई चोट या दर्द नहीं लग रहा था, और वह क्विन की तरफ ऐसे चल रहा था जैसे वह बिल्कुल ठीक हो। रुको, मुझे पता है तुम ठीक हो सच, लेकिन ये साफ था कि तुम नॉकआउट हो चुके थे, और हार्डी ने तुम पर आगे हमला न करने का फैसला किया। ऑस्कर ने स्टेडियम में उसके लिए बनाए गए एक खास जगह से घोषणा की, जो कांच के डिब्बे के आकार का था। मुझे डर है कि अगर तुम लड़ते भी रहे तो भी मुझे कर्स्ट हाउस को जीत देनी होगी। ये शब्द सुनकर शापित सदन खंड की भीड़ ने अपनी खामोशी तोड़ी और खुशी से जयकारे लगाने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस इस बात की खुशी थी कि उनका सदन, जिसके जीतने की उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी, जीत हासिल कर पाया। स्टेडियम का बायां हिस्सा उत्साह से गूंज रहा था और कांप रहा था, जबकि बाकी लोग अभी भी इस उलझन में थे कि आखिर हो क्या रहा है। आमतौर पर क्विन की आधी ताकत से किया गया हमला कुछ हड्डियां तोड़ देता था। अगर कोई चीज इतनी ताकतवर होती कि सम्राट स्तर के जानवर के कवच को नष्ट कर सके, तो कम से कम हर सांस के साथ साक को दर्द होना चाहिए था, लेकिन वह बिल्कुल सुरक्षित निकल गया। वह क्विन से लगभग 2 मीटर दूर रुका और मुस्कुराया। लगता है हम दोनों की शुरुआत ही गलत हुई। मैं बस अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ, सच ने कहा। उसके चेहरे पर अब भी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्कान थी। उसके डरावने रूप के कारण क्विन को यह थोड़ा डरावना लगा, तथा उसके रवैये में अचानक आए परिवर्तन के कारण उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा हो। जानते हो, मुझे हमेशा से पता था कि तुम खुद को रोक रहे हो। बस मुझे कभी पता नहीं था कि कितना, इसीलिए मैंने कभी तुमसे लड़ने का फैसला नहीं किया, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मुझे खुशी है कि मैंने सही इंसान को चुना। साच क्विन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्विन को पता चल गया था कि अब उसे चोट पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। मुझे आशा है कि आप मेरे सपने को साकार कर सकेंगे, सच ने कहा, और क्विन को मैदान के बीच में खड़ा छोड़कर उसकी तरफ चले गए। ये शब्द इतने परिचित क्यों लगते हैं? क्विन ने सोचा जब अंततः उसे यह बात समझ में आई। किसी के सपनों को साकार करने के बारे में ये शब्द मार्शल आर्ट के देवता द्वारा कहे गए थे। रुको, वो इंसान मार्शल आर्ट्स का भगवान है, हरे बालों वाला, फटी जीभ वाला।
ये तो हो ही नहीं सकता। क्विन ने सोचा, उसका दिमाग चकरा गया। लेकिन उनका व्यक्तित्व, जब हम पहली बार मिले थे और खेल में वो इंसान, वो दो अलग अलग इंसान जैसे हैं। यहाँ तक कि उस समय उसकी हरकतें भी। क्या तुम्हें याद है मैंने क्विन से क्या कहा था? विंसेंट ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी रोल प्ले कर रहा हो। खेल में उसने शायद एक खास तरह का अभिनय चुना होगा और जब लोग उसके लिए उसका सम्मान करते थे तो उसने उस अभिनय और छवि को बनाए रखा। यही वो किरदार है जो उसने चुना है। सच के बारे में कुछ बातें दूसरों को नहीं पता थीं, लेकिन असल में उसे साजन चुन की सिफारिश पर भर्ती किया गया था क्योंकि उसने उसके साथ खेल खेला था। केवल ऑस्कर ही उसके माए बैरन के हुनर से वाकिफ था, लेकिन वह कई अलग अलग शैलियों में लड़ने में भी सक्षम था और उसने पहले भी दूसरों के खिलाफ ऐसा किया था। उन्होंने कभी भी दूसरों के खिलाफ अपने माए बैरन कौशल का प्रदर्शन नहीं किया। जब ऑस्कर से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वे किसी को भी गलती से नहीं मारना चाहते थे। यह एक मार्शल आर्ट है जो मारने के लिए बनी है। बेशक कुछ मूव्स इस्तेमाल किए जा सकते थे जैसे कि क्विन द्वारा किया गया था किक, लेकिन ऐसे मूव्स किसी भी मार्शल आर्ट का हिस्सा हो सकते हैं। एक और बात यह थी कि उसे लोगन ने भी खोजा था जिसने गेम लॉग्स की जांच की थी। जब उसे पता चला कि क्विन मार्शल आर्ट के देवता के साथ प्रशिक्षण ले रहा है तो उसे पता चला कि इसका संबंध सैन्य अड्डे में किसी से था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कौन था। अब जब क्विन को ये पता चल गया था और उसने अखाड़े में अपने गेमिंग शिक्षक को एक ही वार में कैसे हरा दिया, तो उसने सोचा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सके तो खेल में उसका क्या स्थान होगा। इन्नू, मैं अब तुम्हारी योजनाओं में हिस्सा नहीं लूंगा। उस दिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह हमारी ही जिम्मेदारी थी। सचिन ने आगे बढ़कर सामंथा से मिलते हुए कहा। इन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सच को लात मारते ही कोई ज्ञान मिल गया हो। तो क्या हुआ अगर वह ताकतवर है? तो क्या हुआ अगर उसके पास पैसा है? उस तक पहुंचने के तरीके तो होंगे ही। इन्नू ने सोचा। अब मुझे इस आयोजन के अंत में हार्डी को एक शानदार समापन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आज के आयोजन का विजेता शापित घर है। ऑस्कर चिल्लाया और क्विन की ओर देखा जो बाकी सभी के पास वापस जा चुका था। क्विन, तुम बिना किसी जानवर के गिए के ये सब कर पाए। तुम कितने राज छिपा रहे हो। अगर हमें दाल्की के खिलाफ ये जंग जीतनी है तो हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। एक पल के लिए क्विन अपने छात्रों के पास लौटा जहां वह उनके साथ जीत का जश्न मना सकता था। कांच के दरवाजे से अंदर आते ही बाकी छात्रों के विपरीत, जो स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें, उसकी कक्षा के सभी छात्रों ने अपने शिक्षक को देखते ही तुरंत तालियां बजाईं। हार्डी, तुम हमेशा अपनी ताकत के बारे में इतने शर्मीले थे, तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम कितने मजबूत हो? हाँ, आपने तो उद्घाटन समारोह में वो घटिया भाषण दिया। आप तो बस पत्थर पर लात मारकर उसे टुकड़े टुकड़े कर सकते थे या कुछ और कर सकते थे। तो आपकी योग्यता क्या है, या ये सब जानवरों के उपकरणों से संबंधित है? सेना के लिए इन छात्रों का अपने शिक्षक के साथ एक अजीब रिश्ता था। उन्हें लगता था कि वे बिना किसी परेशानी के उनसे खुलकर बात कर सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं और निजी सवाल पूछ सकते हैं। अगर यह कोई और प्रमुख जनरल होता या कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति होता तो उनमें से कोई भी उनसे इस तरह खुलकर बात नहीं करता, लेकिन क्विन ने उनके रिश्ते को ऐसा बना दिया। सब लोग, याद रखना मैंने क्या कहा था, अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझसे या शापित परिवार के किसी भी जनरल से बात कर सकते हो। क्विन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम सबको एहसास होगा कि शापित गुट एक बेहतरीन जगह है और अगर तुम अपनी ट्रेनिंग के बाद इसमें शामिल होना चाहो तो मैं तुम सबका खुले दिल से स्वागत करूंगा। ये शब्द कहते हुए क्विन ने सोचा कि सैम को उस पर गर्व होगा। जब सब लोग उस पल में मग्न थे तो यह शापित गुट के बारे में उन्हें बताने का एकदम सही मौका था और ऐसा लगता है कि यह कारगर भी रहा क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। बच्चे चिल्लाए, जरूर, और मैं वेविल को फिर से देखना चाहता हूँ। ये सिर्फ उनके प्रयासों के कारण ही नहीं था कि ये बच्चे शापित गुट में शामिल होना चाहते थे, बल्कि शापित परिवार के बच्चे भी ऐसा ही चाहते थे। कार्यक्रम समाप्त हो गया है और यह एक लंबा और थका देने वाला दिन रहा है, इसलिए आप सभी थोड़ा आराम कर लें, क्विन ने कहा। छात्रावासों में लौटकर छात्र खासतौर पर 3 लड़ाइयों के बारे में बात करना बंद नहीं कर सके। स्विन, जिसने कुशलता से एक साथ 2 लोगों का सामना किया। शिरो की लड़ाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जेन को हराने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन साथ ही लोगों को लगा कि वह हार गया है। और अंत में हेड जनरल हार्डी, जिसकी पहचान अभी भी सभी के लिए एक रहस्य थी। हालांकि अच्छी अफवाहों के साथ ही जल्द ही उनके बारे में बुरी अफवाहें भी फैल गईं। यदि वह इतना शक्तिशाली था और उसके पास इतनी शक्ति थी तो वह दल की युद्ध के दौरान कहाँ था? मुझे लगता है कि इसका संबंध शायद उनकी योग्यता से है, शायद उन्हें इसके बारे में युद्ध के बाद ही पता चला। तो फिर गृहयुद्ध के बारे में क्या? तब वह बहुत से लोगों की जान बचा सकता था या रोक सकता था। याद रखो, वह शापित गुट का हिस्सा है और उनका नेता वास्तव में अच्छे काम नहीं करता।
क्या तुम्हें याद है कि वह आश्रयों पर कौन से जानवर छोड़ता था और लोगों को अपने समूह में शामिल होने के लिए मजबूर करता था? चारों ओर फैली तमाम नकारात्मक अफवाहों के बावजूद ऐसे छात्र भी थे जिनका मन नहीं बदला जा सका क्योंकि वे शापित गुट को पहले से जानते थे। क्विन की होमरूम कक्षा में पढ़ने वाले और क्विन की जानवर कक्षा में पढ़ने वाले छात्र भी। उस दिन बाद में, जब सूरज डूबने लगा था और जल्द ही काला आसमान उन पर छाने वाला था, क्विन को एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए फ़ोन आया। मुझे तो यही उम्मीद थी कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी, क्विन ने सोचा जैसे ही वह मुख्य भवन की ओर बढ़ा और सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही क्विन उस बड़े से ऑफिस में थी और उसे हरे रंग के कपड़े और सिर पर चश्मा पहने एक महिला दिखाई दे रही थी। स्कूल में वह जहां भी होती, ऑस्कर उसके बगल में होता। क्विन, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे सच में आश्चर्य हुआ कि तुमने पहले तो स्वीकार कर लिया और मुझे लगा कि तुम वहां सभी के सामने अपनी पहचान उजागर कर दोगे, ऑस्कर ने कहा। बेशक मैं मना कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लड़ने के लिए कहकर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे थे, क्विन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों के बीच का माहौल काफी हल्का था। भले ही ऑस्कर कोई योजना बना रहा था या क्विन से कुछ करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी कोई बुरी नीयत थी। यही वजह थी कि इससे क्विन कभी नाराज नहीं हुई, जैसा कि अन्य चीजों के साथ होता है। क्विन, तुम और भी ज्यादा मजबूत हो गए हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उससे भी ज्यादा मजबूत। बिना किसी खास हथियार और पूरी ताकत के एक प्रमुख जनरल को हराने में सक्षम होना। और फिर तुम्हारा एक छात्र जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, हमारे सबसे अच्छे छात्रों में से एक को हराने में सक्षम होना। मुझे पता है कि सारे उपकरण साधारण स्तर के थे और उनका इतना असर नहीं होना चाहिए था। क्विन, मैं तुम्हें यह बताने के लिए मजबूर नहीं कर रहा कि तुमने क्या किया, वह क्या है या तुमने उसे कैसे किया। ये तुम्हारे राज हैं जिन्हें तुम्हें रखना है, ठीक वैसे ही जैसे असली लोग अपनी काबिलियत छिपाते हैं और उसे दुनिया के साथ साझा नहीं करते। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, वैसे भी मैं कर नहीं सकता, ऑस्कर मजाक में हंसा। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा, हमारी स्काउटिंग टीमों ने देखा है कि डाल की असामान्य हरकतें करने लगे हैं। हो सकता है कि यह पिछली बार की तरह एक गलत अलार्म हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं है। हमारा समय तेजी से निकल रहा है। अगर युद्ध छिड़ गया तो इन छात्रों के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता कि वे सभी जीने के बराबर अवसर के हकदार हैं, ऑस्कर ने कहा। क्विन को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि ऑस्कर उसे मजबूर नहीं कर रहा था, बल्कि एक तरह से वह उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहा था। क्या सेना को सबकी परवाह थी जब दिल्की के खिलाफ हमारी लड़ाई में कुछ कमज़ोर और बेकार लोग थे? अब सबकी परवाह करना इतनी बड़ी चिंता क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो नहीं करूंगा जो तुम कहोगे, क्विन ने कहा और मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। लेकिन ऑस्कर, तुम भी पाखंडी हो। जब क्विन कमरे से बाहर चला गया तो ऑस्कर ने एक लंबी आह भरी। खैर, वह बैठक मेरी अपेक्षा से बेहतर रही। जेन, तुम्हें क्या लगता है? अपना चश्मा ऊपर करते हुए जेन ने उत्तर दिया। बेशक उनकी बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन लोगों के विचार परिस्थिति और हालात के हिसाब से बदलते हैं। जब युद्ध छिड़ा तो कमजोर देशों पर ध्यान देने का समय नहीं था, और युद्ध के तुरंत बाद व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर आ गई। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर रहे हैं। एक व्यक्ति के रूप में पूरी मानव जाति को नियंत्रित करना एक असंभव कार्य है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा है, वह संघर्ष से सीख रहा है। हर कोई एक जैसा नहीं सोचता, और एक व्यक्ति की सही की परिभाषा दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, जेन ने उत्तर दिया। जहां क्विन एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का आनंद ले रहा था, वहीं शापित गुट के कुछ अन्य लोग भी थे जो इस स्थिति में नहीं थे। ट्राइनेव ग्रह पर उस समय लियो, एरिन, लैला और नेट लोगों से भरी एक व्यस्त सड़क से गुजर रहे थे। यह उन आधुनिक ग्रहों में से एक था जहां वे गए थे। गगनचुंबी इमारतों से सुसज्जित और ग्रह के अंदर बाहर उड़ते अंतरिक्ष यान ऊपर हवा में दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि जिस जमीन पर वे चल रहे थे वह भी धातु की बनी थी, जबकि किनारे हरियाली से ढके थे, जो स्पष्ट रूप से उस जगह को रंग देने के लिए ही लगाई गई थी। ट्राइनेव ग्रह एक व्यापारिक ग्रह था, अपनी स्थिति के कारण सबसे लोकप्रिय व्यापारिक ग्रह। यह एक ऐसा ग्रह था जिस पर सेना या अतीत की 4 बड़ी शक्तियों में से किसी का भी स्वामित्व नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई धनी निगमों ने वहां अपना संचालन केंद्र बनाना पसंद किया था। उनमें से प्रत्येक ने अपनी कंपनियों की सुरक्षा के लिए अपने अपने भाड़े के सैनिकों को नियुक्त कर रखा था, जिससे उनकी सुरक्षा अच्छी तरह से हो सके। साथ ही सभी पशु ग्रहों के मध्य में स्थित होने के कारण इस स्थान का उपयोग सभी गुटों द्वारा भी किया जाता था। इसलिए किसी भी प्रकार की परेशानी न पैदा करना ही उनके हित में था। प्यो को भी बाकियों की तरह व्यापार करना पड़ता है, इसलिए यहाँ उनका संचालन का आधार काफ़ी मजबूत है, लैला ने समझाया। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वे कुछ हिस्सा लेते हैं या कुछ बड़े व्यापारियों को चीज़ों के बदले में सुरक्षा भी देते हैं, लेकिन शायद यहीं से हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिल सकती है।
आखिरकार उन्हें यहाँ जो भी मिलता है उसे किसी न किसी तरह वापस बेस तक पहुँचाना ही होता है। वे यहाँ हैं, लियो ने कहा। मैं अपने चारों ओर प्रबल क्यूई उपयोगकर्ताओं को महसूस कर सकता हूँ। शापित गुट के लोग पिछले कुछ समय से व्यापारिक ग्रह पर घूम रहे थे। 3 बच्चे, एरिन, नेट और लैला, इसे एक छोटे से सुखद अवकाश की तरह ले रहे थे। चीज़ों की चिंता किए बिना दुकानों और सड़क पर मौजूद हर चीज़ को देखने का आनंद लेना अच्छा लग रहा था। आखिरकार क्विन ने कहा था कि यदि उन्हें कुछ पता चले तो उन्हें कार्रवाई करने से पहले उनसे संपर्क करना चाहिए। यही कारण है कि वे इतने चिंतित और तनावग्रस्त नहीं थे। लैला, जिसने प्यो में रहते हुए इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखा था, ने उन्हें बताया कि वह क्या जानती है और प्यो ने ऐसी जगह बनाने का फैसला क्यों किया। वातावरण अभी भी अपेक्षाकृत हल्का था जब तक कि लियो ने यह नहीं बताया कि उसे उस क्षेत्र में क्यूई उपयोगकर्ताओं का आभास हो रहा है। क्यूई के दूसरे चरण को सीखने के बाद से और अब तीसरे चरण को समझने के बाद अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए वह अपने आसपास के अन्य लोगों को अधिक सूक्ष्मता से और अधिक दूरी से महसूस कर सकता है। क्यूई उपयोगकर्ताओं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे प्यो की उच्च रैंकिंग में हैं? एरिन ने पूछा। उनमें से कितने हैं? इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग हैं और वे उस भव्य हॉल में जाने वाले हैं, लियो ने बताया। वे चारों एक व्यस्त शॉपिंग स्ट्रीट पर खड़े थे और स्ट्रीट के बिल्कुल आखिर में एक बड़ी सी इमारत थी। एक हॉल जिसमें बहुत से लोग आ जा रहे थे, लेकिन जो लोग अंदर आ रहे थे वे बाकी लोगों से कुछ अलग तरह के कपड़े पहने हुए लग रहे थे। नीलामी घर, लैला ने पूछा, ये सोचते हुए कि प्यो के सदस्य वहां जाकर क्या कर रहे होंगे। क्या ये समझ में नहीं आता? हो सकता है कि यह उनका आधार न हो, लेकिन हो सकता है कि वे कुछ महंगे बीस्ट क्रिस्टल या कुछ और खरीदना चाहते हों। नेट ने टिप्पणी की, और हमें सच में नहीं पता कि वे प्यो में उच्च रैंकिंग वाले उपयोगकर्ता हैं या नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं कि उन्होंने कहा था कि वे अंततः अपने सभी सदस्यों को क्यूई सिखाएंगे? आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये प्यो के कमज़ोर सदस्य नहीं हैं, जब तक कि वे क्यूई के इस स्तर को जल्दी से सीख न लें। लियो ने कहा, ये देखते हुए कि यह असंभव नहीं है क्योंकि उनके एक छात्र ने इसे बहुत तेज़ी से सीखा है। रुको, नेट ने आवाज़ लगाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि क्विन ने क्या कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो हमें उसे सूचित करना चाहिए? लैला और एरिन दोनों ने जवाब के लिए लियो की ओर देखा क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक वे उसके साथ हैं वे उसके निर्णयों का पालन करेंगी। मैं वादा करता हूं कि अगर मामला बड़ा हुआ तो मैं उन्हें सूचित करूंगा, लेकिन ये दोनों कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे, लियो ने कहा और वे आगे बढ़ते हुए नीलामी घर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। पहले तो उन चारों को 2 पहरेदारों ने प्रवेश द्वार के ठीक बाहर रोक लिया। उनके सारे हथियार और कवच नेट की छाया में रखे गए थे ताकि उन पर शक न हो और ऐसा न लगे कि वे कोई खतरा हैं। फिर भी उन्हें गेट पर रोकने की वजह कोई ऐसी वैसी वजह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वे उनके पहनावे के आधार पर उन्हें अपने ग्राहकों के रूप में ठीक से पहचान नहीं पाए। कोई भी नीलामी घर में नहीं आ सकता, ज़रूरत पड़ने पर आम लोग पहले से बुकिंग करा सकते हैं, गार्ड ने कहा, जिसके शरीर पर जानवरों से जुड़े अच्छे उपकरण तो थे लेकिन कोई हथियार नहीं था जिससे ऐसा लग रहा था कि वे तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिंता मत करो, लियो ने जवाब दिया। हम शापित गुट से यहाँ आए हैं कुछ चीज़ें खरीदने की उम्मीद में। दोनों पहरेदार एक दूसरे को देखते रहे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। शापित गुट महाशक्तियों में से एक था। हालांकि लोग अंदर घुसने के लिए खुद को हर तरह के समूहों से होने का दावा करने की कोशिश करते थे। समस्या ये थी कि शापित गुट अपेक्षाकृत नया था और कोई भी उनकी पहचान अच्छी तरह से नहीं जानता था, खासकर उच्च पदस्थ सदस्यों को। ये जानते हुए पहरेदार उन्हें किसी और समय आने को कहते जब उनके पास सबूत हो या कम से कम उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। लेकिन जैसे ही वे बोलने वाले होते उन्हें एक संदेश मिल जाता, उन्हें अंदर आने दो। एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी। 1 सेकंड बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उन्हें अंदर जाने दिया गया। शायद हमें भी अपना मास्क पहन लेना चाहिए था, नेट ने टिप्पणी की, और जब वह दूसरों की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उन सभी ने पहले से ही अपने मास्क पहन रखे थे और वह अकेला था जिसने अभी तक अपना मास्क नहीं पहना था। क्या बकवास है, तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताते, नेट ने शिकायत की। समूह ऊंचे तल पर था और मंच की ओर देख रहा था। वे खड़े होने वाले क्षेत्र में थे क्योंकि सभी सीटें पहले ही भर चुकी थीं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि क्यूई उपयोगकर्ता, जिन्हें वे प्यो से मान रहे थे, भी खड़े थे। नीलामी की शुरुआत एक उद्घोषक के मंच पर आने से हुई और एक एक करके वस्तुओं का नाम पुकारा गया। जानवरों के क्रिस्टल और जानवरों के हथियार सबसे आम बोलियां थीं और वे काफ़ी उच्च स्तर की भी थीं। अगली लोकप्रिय वस्तुओं में योग्यता पुस्तकें और कौशल पुस्तकें शामिल थीं। ये सब देखकर और कितना पैसा इधर उधर उड़ाया जा रहा था, ये देखकर छोटे बच्चों को लगा कि यह बहुत दुखद दृश्य है। जो किताबें सभी के लिए और हर किसी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए थी, उन्हें ये अमीर लोग जमा करके रख रहे थे और बांट नहीं रहे थे।
एक बार इन किताबों में से एक मिल जाने पर वे जितनी चाहें उतनी प्रतियां बना सकते थे, या फिर एक भी प्रति न बना पाने पर भी, जिससे कीमतें बढ़ती या उनकी सत्ता बनी रहती। यहाँ बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इतने सारे शून्य हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वह संख्या क्या है। नेट ने ऊपर लगी स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, जो बोली बढ़ने पर संख्या दिखाती थी। एरिन ने कहा, इस जगह का मालिक जो भी है उसे काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। प्यो के दोनों लोगों ने एक भी चीज़ पर बोली नहीं लगाई, और ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ के सामने आने पर वे दूसरी तरफ किसी से बात कर रहे हों। हालांकि जो चीज़ वे ढूंढ रहे थे वह कभी नहीं मिली, और जब नीलामी खत्म हुई तो वे दोनों लोग भी चले गए। तो योजना क्या है? नेट ने पूछा। हम बस ऐसे ही उनका पीछा नहीं कर सकते, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसने शिकायत की। फिर भी वे उन दोनों आदमियों का पीछा करते रहे और उनके करीब आते गए। इससे नेट और भी घबरा रहा था कि कहीं उनकी पहचान न हो जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियो क्या करने की योजना बना रहा है। आखिरकार वे लोग मुख्य व्यस्त इलाके को छोड़कर शांत इलाकों की ओर चल पड़े। आखिरकार उन्हें एक जंगल में चलते हुए देखा गया जो उन्हें शहर से दूर ले गया। यही है, यह ज़रूर कोई छिपने की जगह होगी, इसका यहाँ तक आना वाजिब भी है, नेट ने सोचा। जब समूह जंगल में उनके पीछे गया तो उन्होंने देखा कि दो आदमी मुड़े हुए थे और उनके हाथों में हथियार थे। एक के हाथ में दो कटारें थीं, जबकि दूसरे के हाथ में एक बड़ी चांदी की चेन थी। तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? उनमें से एक ने पूछा। तुमने सोचा कि हमें नहीं पता, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। मुझे पता था कि हमारी पहचान हो जाएगी, हम इतने लंबे समय से उनके पीछे पीछे चल रहे थे और हमने ये जाहिर न हो इसकी ज़रा भी कोशिश नहीं की, नेट ने शिकायत की। ये कैसी योजना थी? तुम क्या कह रहे हो? एरिन ने नेट की तरफ देखा। यही तो शुरू से ही योजना थी। अपनी मर्जी से वे हमें एक शांत जगह पर ले गए हैं जहां हम जो चाहें पूछ सकते हैं। जाहिर है हम जानते हैं कि तुम कौन हो, लियो ने जवाब दिया। वरना हम तुम्हारा पीछा क्यों करते? अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने ही वाला हूं, लियो ने कहा, और पहली बार उसकी आंखें लाल हो गईं। लियो की आंखें शैतानी लग रही थीं, क्योंकि वे अधिकतर सफ़ेद थीं और उनके चारों ओर एक लाल रंग का घेरा चमक रहा था, इसलिए वे लोग पीछे हट गए। जैसे ही ऐसा लगा कि दोनों समूह आपस में भिड़ने वाले हैं, दूर से तालियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी एक खास शैली ज़रूर है। हालांकि जब तुम लोग उनका अनुसरण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कोई तुम्हारा अनुसरण कर रहा है, एक आवाज़ आई। ये पता लगाना मुश्किल था कि वह कहाँ से आ रहा था, और लियो ने यह सुनकर अपनी क्षमता का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि वह उस व्यक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसने देखा तो वह देख पाया कि वह कौन था, और इससे वह और भी उलझन में पड़ गया। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? अगले ही पल, इससे पहले कि वे लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उनके दोनों भारी शरीर जमीन पर गिर पड़े और अब उनके सामने बटलर सूट पहने एक अजीब आदमी खड़ा था। क्या उसने उन दो लोगों को सिर्फ बेहोश करके मारा है? लेकिन वे तो प्यो के उच्च पदस्थ सदस्य थे। लैला ने सोचा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि यह व्यक्ति कौन था। एरिन की आंखें उस आदमी को देखते ही पीली हो गईं, और नेट को एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं था। मुझे अपना परिचय देने दीजिए, उस आदमी ने झुककर कहा। नाम ब्रॉय है,